अध्याय 81। क्या हमारे बीच की खाई वाकई इतनी बड़ी है? जियामा साम्राज्य की राजधानी में इन दिनों शहर में उत्साह का माहौल था। हर कुछ सालों में एक बार आयोजित होने वाली किमियागर ग्रैंड मीटिंग ने अनगिनत दर्शकों को आकर्षित किया था। किमियागरों के बीच इस प्रतियोगिता ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा। हालांकि किमियागर ग्रैंड मीटिंग के अंतिम परिणाम ने लियामा साम्राज्य में कई लोगों को असंतुष्ट, यहाँ तक कि क्रोधित भी कर दिया। इसका कारण ये था कि प्रथम स्थान का विजेता चुयून साम्राज्य का एक किमियागर निकला। ये परिणाम लियामा साम्राज्य के किमियागर संघ के सदस्यों के लिए एक बड़ा झटका था, जो बहुत अपमानित महसूस कर रहे थे, और साम्राज्य में समग्र मनोबल को एक महत्वपूर्ण झटका लगा। लामा साम्राज्य और चुयून साम्राज्य हमेशा से दुश्मन रहे थे। दोनों देशों के बीच लगातार युद्ध और संघर्ष होते रहे थे। अब जियामा साम्राज्य की राजधानी में किमियागर ग्रैंड मीटिंग में पहला स्थान दुश्मन देश के किसी व्यक्ति ने ले लिया। कितना हास्यास्पद है। उस शाम प्रतियोगिता समाप्त होने के बाद राजधानी में एक सराय के कमरे से एक रोशनी चमकी, लेकिन बहुत देर तक कोई आवाज नहीं आई। इस समय जिनुयान अपने कमरे में अकेला बैठा था। उसकी भौहें सिकुड़ी हुई थीं और उसके चेहरे पर निराशा का भाव था। वास्तव में वहां हमेशा कोई बेहतर होता है। मुझसे छोटी लड़की जो कीमिया में इतनी अविश्वसनीय प्रतिभा रखती है, जियाओयान ने आह भरते हुए अपने आप में सोचा। उसने भी प्रतियोगिता में भाग लिया था, लेकिन केवल तीसरा स्थान प्राप्त किया था। दूसरा स्थान राजकुमारी यूएर को मिला। चुयून साम्राज्य के किमियागर से हारना जियाओयान को बहुत परेशान नहीं करता था, क्योंकि वह व्यक्ति वास्तव में उससे बहुत बड़ा था। लेकिन राजकुमारी याओ यू के कौशल ने जियाओयान को उस किमियागर प्रतिभा पर संदेह करना शुरू कर दिया, जिस पर उसे हमेशा गर्व था। दस्तक दस्तक। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। जियाओयान ने अपना गला साफ किया, जल्दी से अपनी निराश अभिव्यक्ति को छिपाते हुए कहा, अंदर आ जाओ। एक नाजुक हाथ ने धीरे से दरवाजा खोला और एक परिचित व्यक्ति अंदर आया। परिचित आकर्षक चेहरे को देखकर जियाओयान को राहत महसूस हुई और वह मुस्कुराया। यह जुन एर थी। जियाओयान गेगे, आज तुम्हारा काम कैसा रहा? जुन एर चलकर जियाओयान के पास बैठ गई। उसने मुस्कुराते हुए पूछा। तीसरा स्थान। चुयून साम्राज्य का वह छिपा हुआ किमियागर वास्तव में दुर्जेय था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि जियामा शाही परिवार द्वारा पोषित उस छोटी लड़की के पास इतने प्रभावशाली कीमिया कौशल होंगे। क्या ये हो सकता है कि गूफी का आकस्मिक मार्गदर्शन वास्तव में इतना शक्तिशाली है? जियाओयान ने अपनी नाक रगड़ी, थोड़ा निराश महसूस किया। उसने सुना था कि जब वह राजधानी में आया था तो राजकुमारी याओयू को गूफी नामक किसी व्यक्ति द्वारा निर्देशित किया जा रहा था, लेकिन उस समय उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। आखिरकार उसने गूफी के बारे में हाल ही में सुना था और उसे व्यापक रूप से जाना पहचाना या पूजनीय व्यक्ति नहीं मानता था। लेकिन आज राजकुमारी याओयू की कीमिया कौशल उसकी अपेक्षाओं से कहीं अधिक थी। अगर वह केवल चुयून साम्राज्य के किमियागर से हार जाता तो यह समझ में आता, लेकिन वह इतने लंबे समय से याओलाओ के साथ प्रशिक्षण ले रहा था। वह राजकुमारी यूएरिया अधिक सटीक रूप से गूफी से कैसे हार सकता था? इस समय जियोयान अभी भी गूफी की असली पहचान से अनजान था। उसने केवल ये सुना था कि गूफी एक असाधारण प्रतिभाशाली युवक था, जो कुछ महीने पहले राजधानी में छठे दर्जे के उड़ने वाले जादुई जानवर के साथ आया था, जिससे काफी हलचल मच गई थी। उसे एहसास नहीं था कि गूफेर की कीमिया क्षमताएं भी इतनी दुर्जेय थीं। गूफेल। जियोयान द्वारा गूफेई का जिक्र सुनकर जुन की आंखें चमक उठीं और एक पल के लिए उसकी सांस रुक गई। वह रुकी, फिर थोड़ा सिर हिलाया और धीरे से कहा, अगर गूफेई मार्गदर्शन दे रहा था तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जुन गूफेफ की रसायन विद्या की कुशलता के बारे में जानती थी। गू कबीले में वापस वह पहले से ही 7वीं कक्षा का रसायन शास्त्री था। रसायन विद्या के ज्ञान और प्रतिभा के मामले में गूफेई पूरे गू कबीले में सर्वश्रेष्ठ में से एक था, सिर्फ जियामा साम्राज्य में ही नहीं। तुम उसे जानते हो? जुन की आवाज सुनकर जियाओयान हैरान होकर पूछने से खुद को रोक नहीं सका। मैं उसे जानता हूँ, लेकिन बहुत अच्छी तरह से नहीं। जियाओयान के सवाल पर जुन का शरीर थोड़ा तनावग्रस्त हो गया और उसने आगे की जांच से बचने के लिए जल्दी से एक सहज तरीके से जवाब दिया। सहज रूप से वह नहीं चाहती थी कि जियाओयान को पता चले कि वह पहले भी शादीशुदा थी। जियोयान की आंखों में संदेह को देखकर जुन घबराई नहीं। इसके बजाय उसने विषय बदलने का एक तरीका सोचा। उसने अपनी स्टोरेज रिंग से कुछ निकाला और उसे जियाओयान के हाथ में रख दिया। एक आध्यात्मिक जड़ी बूटी एक हल्की आध्यात्मिक ऊर्जा उत्सर्जित करते हुए एक नीले फूल के साथ चुपचाप खिल गई, जिसकी पंखुड़ियां धीरे धीरे चमक रही थीं। यह एक आध्यात्मिक जड़ी बूटी थी जिसे जुन ने यह जानने के बाद पाया था कि 7 जादुई हरी आत्मा लार गुफी द्वारा ले ली गई थी। यह एक और जड़ी बूटी थी जो आत्मा की शक्ति को बहाल करने में मदद कर सकती थी। जियाओयान का ध्यान आखिरकार भटक गया। उसकी आंखें जड़ी बूटी पर टिकी हुई थीं। जुन ने मीठी मुस्कान के साथ कहा, जियाओयान गेगे, यह एक आध्यात्मिक जड़ी बूटी है जो आत्मा की शक्ति को बहाल करने में मदद कर सकती है। जियाओयान की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं।
जुना ने धीरे से इसे अपने हाथ में रखा और उसकी आंखें कृतज्ञता से नर्म हो गईं। जुन ए शुक्रिया जियाओ यान गेगे, जब तक मैं आपकी मदद कर सकता हूँ बस इतना ही काफ़ी है। जियाओ यान ने जड़ी बूटी रख दी और दोनों ने एक दूसरे को मुस्कुराते हुए देखा, उनकी भावनाएं चुपचाप उनकी निगाहों से बह रही थीं। अचानक कमरे में जगह हिल गई। जुन एर की आंखें सिकुड़ गईं। बुजुर्ग ना नहाए। वह जल्दी से पलटी, एक परिचित बुजुर्ग चेहरा देखा। जुन एर घबरा कर खड़ी हो गई, जियाओ यान को अपने पीछे छिपाए बिना ध्यान आकर्षित किए। वह जानती थी कि गो कबीले के ज्यादातर बुजुर्ग जियाओ यान को पसंद नहीं करते, इसलिए अगर वे अचानक प्रकट हुए तो क्या ये हो सकता है कि उनका इरादा। इस बीच जुन एर के पीछे खड़ा जियाओ यान पूरी तरह से भ्रमित था। अचानक प्रकट हुए बुजुर्ग व्यक्ति का दबाव बहुत ज्यादा था। जियाओ यान को ऐसा लग रहा था कि अगर बुजुर्ग उसे मारना चाहे तो उसे चींटी की तरह कुचल दिया जाएगा। जुन एर, घर लौटने का समय हो गया है। गू कबीले के बुजुर्ग ने अपनी नज़र जियाओ यान पर घुमाते हुए जुन एर को एक सार्थक भाव से देखा। मैं वापस नहीं जा रहा हूँ। वापस लौटने के लिए एक और अनुरोध सुनने पर जुन एर की भौहें तन गईं और उसने बिना किसी हिचकिचाहट के मना कर दिया। वह भी अभी जियाओ यान से मिली थी और इतनी जल्दी अलग नहीं होना चाहती थी। ये सुनकर गू कबीले के बुजुर्ग ने भौहें सिकुड़ी और जियाओ यान की ओर देखा। जुन एर, जब से तुमने गू कबीले को छोड़ा है तुम्हारी प्रगति रुक गई है। क्या तुम्हें पता है कि गू फेई ने गू कबीले को छोड़ने के 1 साल से भी कम समय में ही डू वेनेरेट क्षेत्र में प्रवेश कर लिया है। तुम्हारे प्रदर्शन ने कबीले के नेता और बुजुर्गों को बहुत निराश किया है। यदि आपकी साधना स्थिर न होती तो हमें आपको वापस लाने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ता। बुजुर्ग ने निराशा के स्वर में बात की और आह भरी। गू फेल ने डू वेनेरेट में प्रवेश किया। जुन एर बुजुर्ग के शब्दों से स्तब्ध रह गई। प्रतिक्रिया करने के लिए एक पल लिया, उसका चेहरा आश्चर्य से भरा हुआ था। स्पष्ट रूप से गूफी की साधना की तीव्र प्रगति उसकी अपेक्षाओं से कहीं अधिक थी। क्या हमारे बीच की खाई इतनी बड़ी हो गई है कि मुझे इसका एहसास भी नहीं हुआ। जुन एर ने अपनी आंखें नीची कर लीं, उसका मन अनजाने में गो कबीले की कुछ घटनाओं को याद कर रहा था और उसके चेहरे पर कड़वाहट का एक संकेत दिखाई दिया। उसने अपने गुलाबी निचले होंठ को हल्के से काटा और उसकी उंगलियां अनजाने में उसकी हथेली में धंस गईं। हालांकि उसने जल्दी से खुद को संभाला, उसकी निगाहें शांत हो गईं क्योंकि उसने अपने पीछे जियाओ यान के बारे में सोचा और विनती करने का फैसला किया। बुजुर्ग नानहाय, ऐसा नहीं है कि मैं अपनी साधना की उपेक्षा कर रहा हूँ। मैं निश्चित रूप से अब से कड़ी मेहनत करूंगा। क्या आप मुझे और समय दे सकते हैं? उसने थोड़ी हताशा के साथ विनती की, उसकी भौहें सिकुड़ गईं। गूफी एक डू वेनेरेट है। एक डू वेनेरेट एक डू पूर्वज से भी अधिक शक्तिशाली है। उसके बगल में जियाओ यान, जो जुना और गू नानहाई के बीच बातचीत सुन रहा था, चौंक गया। जियामा साम्राज्य में एक डू सम्राट या डू राजा को देखना भी दुर्लभ था। डू वेनेरेट स्तर वर्तमान में उसके लिए एक दूर की किंवदंती से अधिक कुछ नहीं था। अध्याय 82। क्या तुमने बहन के साथ कुछ बुरा किया? इस बार कबीले के नेता ने आदेश दिया है, भले ही हमें तुम्हें बांधना पड़े, हम तुम्हें वापस ले जा रहे हैं। जुन एर की दलील का सामना करते हुए बड़े ने अपना सिर सख्ती से हिलाया और फिर एक झटके में उसके बगल में आकर उसे जियाओ यान से अलग कर दिया। जुन एर ने संघर्ष करने की कोशिश की लेकिन बड़े ने उसे पकड़ लिया और जियाओ यान के पलक झपकने से पहले ही कमरा खाली हो गया। जियाओ यान वहां खड़ा था, इतना भयभीत कि उन्हें रोकने के बारे में भी नहीं सोच सकता था। वह केवल असहाय होकर देख सकता था क्योंकि जुन एर ने उसे ले जाने से पहले एक आखिरी नज़र डाली थी। बड़ा बस बहुत डरावना था। जुन एर, मुझे खेद है। जुन रके जाने के काफ़ी समय बाद ही जियाओ यान आखिरकार इस बात से बाहर आया। इतना काया होने के लिए ये सब मेरी गलती है। उसने अपना सिर तेजी से हिलाया, अपनी कमजोरी के लिए खुद से नफरत करने लगा। अपनी मुट्ठियां भींचते हुए जियाओ यान की आंखें दृढ़ संकल्प से भर गईं क्योंकि उसने एक दिन जुन रके कबीले में जाकर उसे ढूंढने की कसम खाई। लेकिन फिर ये सोचकर कि उसका कबीला कितना शक्तिशाली था, वह निराश होने लगा। उस बुजुर्ग ने अकेले ही अपना पूरा दबाव छोड़े बिना उसे पूरी तरह से स्थिर कर दिया था और वह जुन र की सुरक्षा में था। इतना शक्तिशाली कबीला, क्या मैं वास्तव में उन तक पहुंच सकता हूं? जियाओ यान ने खुद का मजाक उड़ाते हुए कड़वी हंसी हंसी। अगर उसके पास डू पूर्वज की ताकत होती तो शायद उसमें आत्मविश्वास होता, लेकिन दुख की बात है कि वह बहुत कमज़ोर था और अब ये सब जानने से उसका आत्मविश्वास और भी कम हो गया, जिससे वह पीछे हट गया। मुझे पहले अपने शिक्षक को जगाने पर ध्यान देना चाहिए। काफ़ी देर बाद जबकि जियाओ यान ने आह भरी और जुना द्वारा लाई गई आध्यात्मिक जड़ी बूटी निकाल ली। आखिरकार जुना को उसके कबीले के सदस्यों ने ले लिया था, इसलिए उसे तत्काल किसी भी खतरे में नहीं होना चाहिए। ये कबीला सूर्य अग्नि की प्राचीन वेदी पर गूफी ने जियाओ यी जियान के चेहरे से बालों का एक बिखरा हुआ गुच्छा धीरे से हटाया और धीरे से पूछा, तुम्हारा शरीर कैसा महसूस कर रहा है? जियो यी जियान को स्नेह महसूस होता है, भावना मूल्य जोड़ 100।
गूफेल की कोमलता को महसूस करते हुए जियोई जियान के गाल लाल हो गए और उसने एक नर्म आवाज में जवाब दिया, मैं अब बहुत बेहतर महसूस कर रही हूँ। हालांकि बेहद शर्मीली, जियोई जियान गूफी के करीब झुकी, उसके कंधे पर आराम किया। दोनों ने गले लगाया, उनकी सांसें आपस में मिल गईं, दिल एक साथ धड़क रहे थे, चुपचाप अपनी आत्माओं के मिलन का आनंद ले रहे थे। इस बार गूफी और जियोई जियान वास्तव में एक हो गए थे। उनका रिश्ता दोस्ती से आगे बढ़कर प्रेमियों के रिश्ते में बदल गया था। आमतौर पर भोले भाले जियान और किंगलिन भी कुछ अलग महसूस कर सकते थे। हालांकि उन्होंने इसे सीधे तौर पर नहीं कहा, लेकिन ये स्पष्ट था कि गूफी और जियोई जियान के बीच का रिश्ता अस्पष्ट दोस्ती की सीमा को पार कर गया था। गूफी और उसकी धैर्यपूर्ण देखभाल पर जियो वाइट शियार की अचेतन निर्भरता ने जियान और किंगलिन को ये स्पष्ट कर दिया। एक दिन जब वे एक कमरे में बातचीत कर रहे थे, कमरे में जियान आलस से गूफी के बगल में बैठ गई, लगभग मेज पर लेटी हुई। उसने गूफी की तरफ देखा, जो सावधानी से जियाओई जियान के बालों में कंघी कर रही थी। उसकी जिज्ञासा बमुश्किल ही नियंत्रित हो रही थी। जियान को जिज्ञासा महसूस होती है। भावना मूल्य जोड़ 100। बड़े भाई गूफी, आप और बहन शियाओई जियान, क्या उस वेदी में कुछ हुआ था? जियान ने अपनी आंखें मूंद लीं, मासूमियत से हंसी, लेकिन उसका सवाल बिल्कुल सीधा था। कौन इतनी सीधी बात पूछता है? गूफी द्वारा शियाओई जियान के बालों में कंघी करने के बाद उसकी नज़र उनके आपस में जुड़े हाथों पर टिक गई। उसकी नज़रें गहरी थीं। गूफी के जवाब देने से पहले पास बैठी शियाओई जियान सीधी हो गई। उसका चेहरा पहले से ही लाल हो चुका था, उसके होंठ कांप रहे थे क्योंकि वह बोलने के लिए संघर्ष कर रही थी। उसकी आंखें इधर उधर घूम रही थीं। बच्चों को ऐसी बातें नहीं पूछनी चाहिए। गूफी ने असहाय होकर हंसते हुए शियाओई जियान के हाथ को आराम देने के लिए धीरे से दबाया। उसके हाथ की गर्माहट ने शियाओई जियान को और भी अधिक शर्मा दिया। अपने दूसरे हाथ से गूफी ने जियाओ के माथे पर चंचलता से दस्तक दी, जिससे एक तीखी आवाज निकली। एक चीख के साथ बातचीत समाप्त हुई। जियान, किंगलिन को जिज्ञासा महसूस होती है। भावना मूल्य जोड़ 70। किंगलिन अधिक आरक्षित होने के कारण जियान की तरह सीधे नहीं पूछती, लेकिन उसकी जिज्ञासु निगाहें अभी भी उन पर टिकी हुई थीं। गूफी हंसी। ये दोनों लड़कियां वास्तव में जिज्ञासु थीं। कुछ और दिनों के बाद, ये देखकर कि जियोई जियान बिना किसी समस्या के पूरी तरह से ठीक हो गई थी, गूफी ने जाने की तैयारी की। जाने से पहले गूफी ने ये परिवार को एक जेड पर्ची दी। यह एक स्थानिक जेड पर्ची थी। भविष्य में अगर ये परिवार को कभी गूफेर की मदद की ज़रूरत पड़ी, तो वे उसे बुलाने के लिए इसे कुचल सकते थे। धन्यवाद सीनियर। सुरक्षित यात्रा वरिष्ठ। गूफी द्वारा इसके उपयोग के बारे में बताने के बाद येजोंग और अन्य लोग कृतज्ञता से भरे हुए थे, क्योंकि उन्होंने गूफी और उसके समूह को सम्मानपूर्वक विदा किया। जियोई जियान के शोकपूर्ण विष शरीर को हल करने के बाद गूफेल की सेंट्रल प्लेन्स में गतिविधियां और अधिक आरामदायक हो गईं। आखिरकार अब जब वह डू वेनेरेट स्तर पर पहुंच गया था, तो उसका शरीर लगातार डू क्यूई को अवशोषित कर रहा था। इसलिए उसे इस बात की चिंता नहीं थी कि थोड़ी सी भी छूट उसकी साधना को प्रभावित करेगी। एक दिन गूफी को अचानक अपनी अंगूठी के भीतर बंद आदरणीय तियानहुओ की आत्मा याद आई। हम पहले से ही सेंट्रल प्लेन्स में हैं। गूफी ने आत्मा को खोला और तियानहुओ प्रकट हुआ। उसकी आवाज़ गूंज उठी। धन्यवाद युवा मित्र। बाहरी दुनिया को देखकर आदरणीय टेनहुओ की आंखें खुशी से भर गईं, जैसे ही उन्होंने चारों ओर नज़र घुमाई। फिर उनकी नज़र गूफेल पर पड़ी, जो विस्मय से भरा हुआ था। तियानहुओ को आश्चर्य हुआ। भावना मूल्य जोड़ 50। आदरणीय तियानहुओ को विश्वास नहीं हो रहा था कि कुछ ही महीनों में गूफेई का स्तर डू पूर्वज से बढ़कर डू आदरणीय हो गया था। ऐसी प्रतिभा राक्षसी से कम नहीं थी। युवा मित्र, आपकी साधना प्रतिभा वास्तव में मेरे जीवन काल में देखी गई सबसे अच्छी है। आदरणीय तियानहुओ ने प्रशंसा की। एक पल के लिए झिझकने के बाद उन्होंने आखिरकार कुछ अजीब तरीके से कहा, युवा मित्र, मैं देख रहा हूं कि आपकी आत्मा की शक्ति सामान्य लोगों से कहीं ज्यादा है, और आपके पास एक स्वर्गीय ज्वाला है। आप एक कीमियागर होंगे, है ना? गूफेई ने सिर हिलाया। पहले से ही अनुमान लगा रहा था कि वह आगे क्या पूछ सकता है। मेरा एक अशिष्ट अनुरोध है, क्या आप मुझे एक शरीर बनाने में मदद कर सकते हैं? डू तकनीक स्क्रॉल सिर्फ आपको बाहर लाने के लिए है, ये शरीर बनाने के लिए पर्याप्त नहीं है। गूफेई ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। अगर युवा मित्र मुझे मेरा शरीर वापस पाने में मदद करने के लिए तैयार है, तो मैं तब से आपकी सेवा में रहूंगा। आदरणीय तियानहुओ ने विनती की। वह अपना शारीरिक रूप वापस पाने के लिए हर संभव प्रयास करने को तैयार था। इसके अलावा गूफेई का अनुसरण करना आदरणीय तियानहुओ के लिए शर्मनाक नहीं था। मूल कहानी में जियाओयान बहुत कमज़ोर था, यहाँ तक कि जब उसने आदरणीय तियानहुओ से अपना अंगरक्षक बनने के लिए कहा, तो बाद वाले ने अनिच्छा से सहमति व्यक्त की और एक छोटी समय सीमा तय की। लेकिन गूफेई, जो इतना युवा था और पहले से ही डू वेनेरेट स्तर पर था, में असीम क्षमता थी, संभवतः वह डू सेंट तक भी पहुंच सकता था। उसका अनुसरण करना उसके गौरव को ठेस नहीं पहुंचाएगा।
आदरणीय तियान हुओ की चिंतित अभिव्यक्ति को देखकर गू फेल एक पल के लिए झिझका। उसकी हैसियत को देखते हुए उसे वास्तव में किसी अनुयायी की जरूरत नहीं थी। उसके कबीले के सभी बुजुर्ग शक्तिशाली थे। हालांकि ये देखते हुए कि उसे कभी कभी अपनी यात्रा के दौरान अकेले काम करने की जरूरत पड़ सकती है, जियाओ यीजियान और किंग लिन के लिए एक मजबूत अंगरक्षक होना फायदेमंद हो सकता है। इसलिए बिना किसी हिचकिचाहट के गू फी ने सहमति में सिर हिलाया। अध्याय 83। अलविदा, मुझे तुम्हारी याद आएगी। याओ तियान हुओ आभार व्यक्त करते हैं। भावना मूल्य जोड़ 60। धन्यवाद मेरे दोस्त। एक बार जब मैं अपना भौतिक शरीर वापस पा लूंगा तो अगर तुम्हें कभी किसी चीज की जरूरत हो तो बस पूछ लेना। आदरणीय तियान हुओ की आंखें चमक उठी। कृतज्ञता से भरकर उन्होंने गू फेई को देखा। हालांकि गू फेई की झिझक भरी अभिव्यक्ति ने आदरणीय को थोड़ा अनिश्चित बना दिया। क्या कुछ गड़बड़ है मेरे दोस्त? बिल्कुल नहीं, बस इतना है कि तुम्हें पुनर्जीवित करने के लिए मेरे पास अभी भी कुछ जरूरी चीजों की कमी है, गू फेई ने अपना सिर हल्के से हिलाते हुए जवाब दिया। हालांकि गू फेई आदरणीय को उनके भौतिक शरीर के पुनर्निर्माण में मदद करने के लिए सहमत हो गया था, लेकिन ये तुरंत नहीं किया जा सका। गू फेई ने जरूरी गोलियां और जादुई जानवर का खून होने के बावजूद अपने साथ जरूरी मानव शरीर नहीं रखा। कोई बात नहीं, इतने सालों के इंतजार के बाद मुझे थोड़ा और इंतजार करने में कोई आपत्ति नहीं है, स्वर्गीय अग्नि आदरणीय ने आश्वस्त होकर कहा, भरोसा करते हुए कि गू फेई आसानी से अपने वचन से पीछे नहीं हटेगा। इसलिए आदरणीय की आत्मा स्टोरेज रिंग में वापस आ गई। गू फेई के लिए पुनरुत्थान की प्रक्रिया शुरू करने के लिए उपयुक्त मानव शरीर खोजने की प्रतीक्षा कर रही थी। जियाओ यीजियान के लिए शोकपूर्ण जहर शरीर के छिपे हुए खतरों को हल करने के बाद गू फेई की अगली प्राथमिकता विभिन्न प्रकार की स्वर्गीय लपटों को इकट्ठा करने और परिष्कृत करने पर ध्यान केंद्रित करना था। मूल कहानी को याद करते हुए गू फेई ने महसूस किया कि एकमात्र ज्ञात अपरिष्कृत स्वर्गीय ज्वाला 3000 जलती हुई लपटें थीं जिन्हें पिलटॉवर द्वारा कैद किया गया था। किसी ने अभी तक इसे परिष्कृत नहीं किया था और सभी के पास कोशिश करने का मौका था। हालांकि इस अवसर के लिए पिलटॉवर की प्रतियोगिता के शीर्ष 10 में स्थान प्राप्त करना आवश्यक था। शीर्ष 10 में पहुंचना गू फेई के लिए मुश्किल नहीं होगा, लेकिन कुछ साल पहले ही शीर्ष 10 में जगह बनाने के लिए प्रतियोगिता में उसने प्रतीक्षा करने की योजना नहीं बनाई। पर्याप्त शक्ति से सभी नियम तोड़े जा सकते हैं। गाफी ने अपनी किस्मत आजमाने के लिए पिल क्षेत्र की ओर जाने का फैसला किया। हालांकि पिलटॉवर के नियम में कहा गया था कि केवल शीर्ष 10 ही 3000 जलती हुई लपटों को वश में करने का प्रयास कर सकते हैं। गूफी का मानना था कि पर्याप्त उत्तोलन के साथ पिलटॉवर उसके लिए अपवाद बना सकता है। पिलटॉवर पवित्र पिल शहर में स्थित था, जो सेंट्रल प्लेन्स का दिल है। गूफी पहले से ही पिल क्षेत्र में था, इसलिए यह बहुत परेशानी वाली बात नहीं होगी। यात्रा ज्यादातर घटनाहीन थी, लेकिन अपवाद भी थे। एक शाम गूफी और उसके समूह को पिल क्षेत्र के भीतर एक गुट के साथ परेशानी का सामना करना पड़ा। मेरे लिए उस जादुई जानवर को मार दो और आदमी को मार दो। महिलाओं को मेरा बिस्तर गर्म करने के लिए छोड़ दो। गूफी के सामने 3 उड़ते हुए जादुई जानवर मंडरा रहे थे। नेता 20 साल का एक युवक था, जो गूफेल के समूह को एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ देख रहा था, जबकि उसके बगल में खड़े 2 बुजुर्ग भी क्रूर मुस्कान दिखा रहे थे। छठी रैंक का उड़ने वाला जादुई जानवर पिल क्षेत्र में असामान्य नहीं था, इसलिए दूसरे समूह ने स्पष्ट रूप से गूफेई और उसके साथियों को गंभीरता से नहीं लिया। मैं बस इस बात से चिंतित था कि मेरे पास इस्तेमाल करने के लिए कोई शरीर नहीं है और तुम यहाँ हो बिल्कुल सही समय पर। युवक की बातें सुनकर गूफेफ की आंखों में हत्या करने की इच्छा चमक उठी। अपने हाथ की एक लहर के साथ युवक और 2 बुजुर्गों को छोड़कर बाकी सभी को तुरंत कुचल दिया गया। क्या ये भयानक दृश्य देखकर युवक पीला पड़ गया। मृतकों में एक पूर्वज भी था, जिसे बिना किसी चेतावनी के मार दिया गया था। मास्टर ली, मास्टर वांग, मेरी रक्षा करो। युवक जल्दी से 2 बुजुर्गों के पीछे छिप गया। 2 बुजुर्गों, एक 7 सितारा और एक 8 सितारा पूर्वज को भी डर का एहसास हुआ, क्योंकि गूफी की पिछली कार्रवाई ने उन पर बहुत दबाव डाला था। वरिष्ठ, हम मूर्ख थे, कृपया हमारे खिलाफ मत रहो। उनमें से एक ने जल्दी से अपना सिर नीचे कर लिया, कांप रहा था। युवक ने इतने कठिन प्रतिद्वंद्वी को लात मारने की उम्मीद नहीं की थी, यह महसूस करते हुए कि 2 बुजुर्ग भी उसकी रक्षा नहीं कर सकते। बहुत देर हो चुकी है, गूफेल ने ठंडे स्वर में कहा। अगर वह पर्याप्त मजबूत नहीं होता तो वह मर जाता, इसलिए उसे इन लोगों पर कोई दया नहीं थी। पलक झपकते ही युवक और 2 पूर्वज गूफी द्वारा मारे गए। उसने 8 सितारा पूर्वज के शरीर को रख लिया और इसका उपयोग आदरणीय तियानहुओ को पुनर्जीवित करने के लिए करने की योजना बनाई। जियो यी जियान और किंगलिन इस दृश्य से अप्रभावित थे। अगर उनमें ताकत होती तो वे भी ऐसा ही करते, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर वे कमज़ोर होते तो उनका क्या हश्र होता। चलो चलते हैं। इसके बाद गूफेई ने एक सुनसान जगह ढूंढी, गोलियां, जादुई जानवर के खून की कई बोतलें और लाश निकाली। फिर उसने स्वर्गीय अग्नि आदरणीय की आत्मा को अंगूठी से मुक्त किया। सर याओ,
मुझे अपनी आत्माशक्ति का एक धागा दे दो, गूफी ने शांति से कहा। उसे विश्वास था कि वह इस पुनरुत्थान तकनीक में सफल हो सकता है, भले ही उसने पहले कभी ऐसा करने का प्रयास नहीं किया था। बिना किसी हिचकिचाहट के आदरणीय तियानहुओ ने अपनी भौं से अपनी आत्माशक्ति का एक धागा निकाला और उसे गूफेल की ओर भेजा। गूफेई ने आत्मा के धागे को पकड़ा और लापरवाही से उसे लाश में डाल दिया। फिर उसने उसे एक गोली फेंकी और कहा, इसे ले लो और जैसे ही मैं संकेत दूं, शरीर में प्रवेश करो। आदरणीय तियानहुओ ने गंभीरता से सिर हिलाया, बिना किसी हिचकिचाहट के गोली निगल ली और उत्सुक दिखे। गूफेल ने फिर लाश को स्वर्गीय लपटों से परिष्कृत करना शुरू किया, शरीर को ऊर्जा देने के लिए उसमें जादुई जानवर का खून डाला। जैसे ही खून मिला, लाश जीवित होने लगी। सर याओ, अब गूफी के आदेश पर आदरणीय तियानहुओ की आत्मा शरीर में घुस गई। उसे जलन महसूस हुई, लेकिन दर्द के बजाय वह खुशी से हंस पड़ा। जब उसने फिर से अपनी आंखें खोलीं तो याओ तियानहुओ को वास्तव में जीवित महसूस हुआ। अब वह केवल भटकती हुई आत्मा नहीं थी। हालांकि उसकी ताकत अपने चरम पर नहीं लौटी थी, लेकिन वह 2 सितारा डू वेनेरेट के स्तर पर पहुंच गया था। अपनी पूर्व शक्ति को पुनः प्राप्त करने में उसे कुछ साल लगेंगे। याओ तियानहुओ आभार व्यक्त करता है। भावना मूल्य जोड़ 50। महान दयालुता के लिए धन्यवाद की आवश्यकता नहीं है। अब से मैं आपकी सेवा में हूँ मेरे दोस्त। वह फिर से जीवित होने की अनुभूति से इतना अभिभूत था कि वह लगभग रोने लगा था। अब गूफी के समूह में एक और सदस्य था। हालांकि आदरणीय बातूनी नहीं था, लेकिन जीवंत माहौल ने उसे और भी ज्यादा प्रभावित किया। एक दिन जब जियान एक गोली चबा रही थी तो वह अचानक जम गई। उसकी अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। ये देखते हुए जियाओ यी जियान ने पूछा, जियान क्या कुछ गड़बड़ है? बड़ी बहन जियाओ यी जियान, मुझे लगता है कि मुझे अपने वंश से जुड़ी एक उपस्थिति का एहसास हो रहा है, जियान ने धीरे से कहा। उसकी नज़र उस उपस्थिति के फीके निशान का अनुसरण कर रही थी। अध्याय 84। जुन एर का निर्णय वास्तव में खराब है। अंधेरे के शून्य में एक खाली जगह जहां कोई पहाड़, पानी या पेड़ नहीं है। इसके बजाय ये भयानक सूक्ष्म हवाओं से भरा हुआ है जो आत्माओं को बिखेर सकती हैं और अराजक स्थानिक धाराएं एक शक्तिशाली डू वेनेरेट को भी नष्ट करने में सक्षम हैं। इस अराजक तूफान के केंद्र में एक विशाल बैंगनी जानवर रहता है जो सैकड़ों फीट लंबा है। ये स्थानिक धाराएं उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाती हैं। इसके बजाय ऐसा प्रतीत होता है कि जानवर का शरीर इस कठोर वातावरण से प्रभावित हो रहा है और अधिक मजबूत और लचीला हो रहा है। अचानक जानवर अराजक स्थान के भीतर कुंडलित होकर अपना विशाल सिर घुमाता है। उसकी पहाड़ के आकार की पुतलियां एक भूतिया बैंगनी रोशनी से चमकती हैं। यह विशाल प्राणी एक बैंगनी ड्रैगन के रूप में प्रकट होता है, जिसके तराजू कई परिमाण के स्टील से भी कठोर होते हैं। ये है शाही खून की आभा। बैंगनी ड्रैगन शाही खून की लंबे समय से खोजी गई आभा को महसूस करता है। उसकी निगाह एक विशिष्ट दिशा पर टिकी होती है। वह अपना मुंह खोलता है और उत्साह से भरी आवाज में चिल्लाता है, जियान के वंश से जुड़ा हुआ। क्या ये हो सकता है? प्राचीन शून्य ड्रैगन जनजाति से कोई आया है। इस समय गूफी शेर राजा की पीठ पर सवार होकर जियान की बातें सुनता है और जल्दी से स्थिति का अनुमान लगाता है। मूल कहानी में जियान को प्राचीन शून्य ड्रैगन कबीले के सदस्यों ने महसूस किया था और मध्य क्षेत्र में पहुंचने के तुरंत बाद उसे उनके कबीले में वापस ले जाया गया था। हालांकि कबीले की वर्तमान अराजक स्थिति को देखते हुए गूफेल निश्चित नहीं हो सकता कि यह प्राचीन शून्य ड्रैगन दोस्त है या दुश्मन। पुराने ड्रैगन सम्राट के गायब होने के बाद से कबीला 4 गुटों में बंट गया है। उनमें से पश्चिमी, दक्षिणी और उत्तरी ड्रैगन राजा कबीले के एकमात्र शासक बनने की लालची महत्वाकांक्षा रखते हैं। केवल पूर्वी ड्रैगन द्वीप के बुजुर्ग और सदस्य ही शाही वंश के प्रति वफादार रहते हैं, अथक रूप से इसकी खोज करते हैं। जियान, क्या इसका मतलब ये हो सकता है कि आपके कबीले के सदस्य आसपास हैं? किंगलिन ने अपनी आवाज में कोमल और शर्मीली आवाज में पूछा। जियान, हालांकि अनिश्चित थी लेकिन झिझकते हुए सिर हिलाती है। उसकी आंखें संदेह से भरी हुई हैं। फिर वह गूफी की ओर देखती है, कुछ आश्वासन की उम्मीद करती है। हालांकि अपने वंश से अचानक जुड़ाव से रोमांचित, वह एक घबराहट की आशंका भी महसूस करती है और गूफेल से पुष्टि चाहती है। जियान, अगर तुमने पहले ही इसे महसूस कर लिया है तो तुम्हारे कबीले के सदस्यों को भी तुम्हारी उपस्थिति का एहसास होना चाहिए। चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, गूफी ने उसे मुस्कुराते हुए आश्वस्त किया, जिससे उसका मन थोड़ा शांत हुआ। जियान ने चिंतनशील चुप्पी में गिरने से पहले सिर हिलाकर जवाब दिया। थोड़ी देर बाद उनके सामने अचानक एक दरार खुल गई। जियान की आंखें झपकती हैं क्योंकि वह महसूस करती है कि वंश का संबंध मजबूत और करीब हो रहा है, जिससे वह इसे स्पष्ट रूप से समझ पाती है। एक मजबूत व्यक्ति दरार से बाहर निकलता है। जैसे ही यह आकृति दिखाई देती है, क्षेत्र पर एक जबरदस्त दबाव पड़ता है, जिससे शेर राजा एक शीर्ष 6ठी रैंक का जादुई जानवर दर से कांप उठता है। एक 8 सितारा डू वेनेरेट। अभी अभी अपना भौतिक रूप वापस पाने के बाद स्वर्ग की लौ वेनेरेट तुरंत नवागंतुक की ताकत को पहचान लेती है। उसकी अभिव्यक्ति असामान्य रूप से गंभीर होती है।
गूफी भी मजबूत आकृति की आभा को महसूस करता है, लेकिन वह अप्रभावित रहता है। हालांकि वह अभी तक इस व्यक्ति को हरा नहीं सकता है, लेकिन वह चिंतित नहीं है। डू वेनेरेट में अपनी हालिया सफलता के बाद से गूफी ने क्षण भर के लिए एक परिचित आभा को महसूस किया था। हालांकि वह उस समय इसे पहचान नहीं सका, लेकिन अब उसे संदेह है कि प्राचीन कबीले के बुजुर्ग गुप्त रूप से उसका पीछा कर रहे हैं और उसकी रक्षा कर रहे हैं। अगर वह गलत है तो गूफेल को अभी भी अपने दादा द्वारा प्रदान की गई स्थानिक जेड स्लिप को कुचलने की अपनी क्षमता पर भरोसा है। इस 8 सितारा डू वेनेरेट की दुर्जय उपस्थिति के बावजूद गूफी शांत और निडर रहता है। हाँ, ये वास्तव में शाही वंश है। मैंने आखिरकार उसे पा लिया। चमड़े के कवच में एक मध्यम आयु वर्ग का मजबूत व्यक्ति उत्साह से चिल्लाता है। उसकी निगाहें जियान पर टिकी हुई हैं। किसी कारण से जियान की आंखें भी उस पर टिकी हुई हैं। उसकी भावनाएं अनिश्चित हैं। एक पल के बाद वह आदमी दिल खोलकर हंसता है। उसकी आवाज़ आसमान में गरजने की तरह गूंजती है, जो ड्रैगन की जबरदस्त ताकत से भरी हुई है। जियान आश्चर्य और खुशी के मिश्रण से अपनी आंखें चौड़ी करके इस आदमी के साथ सहज रूप से जुड़ाव महसूस करती है। क्या तुम मेरे कबीले के सदस्यों में से एक हो? वह झिझकते हुए मुस्कुराती हुई पूछती है। हाँ, हम दोनों प्राचीन शून्य ड्रैगन कबीले के हैं और तुम शाही वंश की हो। आदमी मुस्कुराते हुए सिर हिलाता है और कहता है, हे किंग को तुम्हें कबीले में वापस ले जाने दो। ग्रैंड एल्डर्स तुम्हारे लौटने के बारे में जानकर बहुत खुश होंगे। हेल किंग नाम सुनते ही गूफेल के शेष संदेह गायब हो जाते हैं। वह इस प्राचीन वोल्ड ड्रैगन सदस्य को अच्छी तरह से याद करता है, क्योंकि मूल कहानी में हेई किंग अक्सर दिखाई देता था। ड्रैगन कबीले के विद्रोह के दौरान शाही वंश की रक्षा के लिए उसने अपने जीवन का बलिदान भी दे दिया। जियन एक गहरी सांस लेती है और गूफी को देखती है। उसे स्वीकृति में सिर हिलाते हुए देखकर उसकी आंखों में अनिच्छा का भाव दिखाई देता है। जियन अनिच्छुक महसूस करती है। भावना मूल्य -100। चूंकि कोई उसके लिए आया है और गूफी ने इसकी पुष्टि की है, इसलिए जियान जानती है कि उसे जाना चाहिए। हालांकि वह अपनी असली उत्पत्ति को उजागर करने के लिए तरस रही थी, लेकिन अब जब अवसर आ गया है तो वह खुद को अलग होने के लिए तैयार नहीं पाती है। अलविदा भाई गूफील, अलविदा बहन जियाओई जियान किंगलिन। जब तक हम फिर से न मिलें। जियान अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने के लिए संघर्ष करते हुए गूफी, जियाओई जियान और किंगलिन को एक आंसू भरी विदाई देती है। अलविदा। जियाओई जियान और किंगलिन जवाब देते हैं, उनकी आंखें अश्रुपूर्ण आंसुओं से भरी हुई हैं। जियान, जब तक हम फिर से नहीं मिलते। गूफेल हाथ हिलाते हैं जब वे जियान को हेई किंग का अंतरिक्ष दरार में पीछा करते हुए देखते हैं। पलक झपकते ही वे नजरों से ओझल हो जाते हैं। प्राचीन शून्य ड्रैगन कबीले की शाही वंशावली। किसने सोचा होगा? गूफी के साथ जुड़ी हुई सभी महिलाएं असाधारण हैं। एक के पास भयानक जहर वाला शरीर है, दूसरी के पास ट्रिपल जेड ग्रीन स्नैक फ्लावर पुपिल्स हैं। दूर के शून्य में एक सफेद वस्त्र पहने हुए बुजुर्ग विस्मय की नज़र से देख रहा है। गूफी की तुलना में जुना के लोगों के बारे में निर्णय वास्तव में कमजोर है। बुजुर्ग कुछ मामलों के बारे में सोचते हुए आह भरता है, अपनी निराशा को छिपाने में असमर्थ। अध्याय 85। चिंता मत करो, मैं तुम्हें स्वर्गीय ज्वाला की खोज में ले चलूंगा। उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में काले कपड़े पहने एक युवक अपनी पीठ पर एक बड़ा काला शासक लिए जियामा साम्राज्य की राजधानी से 100 मील दूर एक पीली मिट्टी की सड़क पर अकेला चल रहा था। युवक की अभिव्यक्ति शांत थी और उसके कपड़े खून की हल्की गंध से सने हुए थे। त्वचा के दिखाई देने वाले पैच पर तलवार के कई निशान थे। यह युवक कोई और नहीं बल्कि जियाओयान था, जिसने उस दिन पहले नालन यानरान से लड़ाई की थी। नालन यानरान के हमले भयंकर थे और साधारण औषधीय गोलियां उपचार के लिए प्रभावी नहीं थीं। जियाओयान ने कोई आपत्ति नहीं की, बस अपने माथे से पसीना पोंछते हुए उसका दिल शांत था। इस बार मूल कहानी के विपरीत जियाओयान की मुलाकात है बुद्ध को नहीं छोड़ा जैसा कि उसने मूल में किया था। परिणामस्वरूप पहाड़ बाद जियाओयान कुछ चीज़ों के प्रति सतर्क था। उसने बहुत अहंकारी व्यवहार नहीं किया, न ही उसने मूल कहानी की तरह आक्रामक तरीके से बात की। उस दिन पहले मिस्टी क्लाउड सेक्ट के भव्य चौक पर चांद सफ़ेद लबादा पहने नालन यानरान ने अपनी युवावस्था की भोली भाली हरकतें छोड़ दी थीं। जियाओयान को देखते ही, जिसे उसने 3 सालों में नहीं देखा था, उसने अपनी ठुड्डी को थोड़ा ऊपर उठाया। उसकी आंखें गर्व से भरी हुई थीं और उसके नाजुक चेहरे पर ठंडक का भाव था। अपनी तलवार खींचकर उसने सीधे जियाओयान की ओर उसकी नोक तान दी। नालन यानरान, 3 साल का समझौता हो गया है। आज आइए इस द्वंद्व युद्ध के साथ इन 3 सालों की शिकायतों का निपटारा करें। जियाओयान ने गहरी आवाज में कहा। उसने विशाल काले शासक को अपनी पीठ से खींच लिया। उसका शरीर तनावग्रस्त हो गया, युद्ध के लिए तैयार। 3 साल बीत चुके थे और दोनों जियामा साम्राज्य के सबसे प्रतिभाशाली व्यक्तियों में से थे। दोनों ने महत्वपूर्ण प्रगति की। मुझे उम्मीद है कि यह तमाशा जल्द ही समाप्त हो जाएगा। यून उच्च मंच पर अपनी आंखें नीची कर ली। उसकी निगाहें जियाओयान और नालन यानरान पर टिकी हुई थीं, क्योंकि वे लड़ने के लिए तैयार थे। उसके दिल में हल्की सी आहें भर रही थीं।
उस वर्ष की घटनाओं के बारे में सोचते हुए यून को अभी भी जियाओ परिवार के प्रति कुछ अपराधबोध महसूस हुआ। आखिरकार उस समय नालन यानरान की हरकतें थोड़ी ज्यादा आक्रामक थीं। शायद अगर दोनों परिवारों ने निजी तौर पर चीजों पर चर्चा की होती तो आज की स्थिति से बचा जा सकता था। चौक पर हवा एक पल के लिए शांत हो गई थी। जियाओयान की उंगलियां कांप रही थीं क्योंकि वह तेजी से आगे बढ़ रहा था, उसके और उसके बीच की दूरी कम हो रही थी। नालन यानरान ने कुछ ही समय में जीत हासिल कर ली। उसने अपनी कलाई को मोड़ते हुए ठंडी सांस ली और तलवार ने कुशलता से उनके बीच की जगह को रोक दिया। तीव्र डुक्यूई बेतहाशा उतार चढ़ाव कर रही थी, उनके टकराव के केंद्र से चमकदार रोशनी के फटने के साथ। यून चुपचाप देख रही थी। हालांकि जियाओयान के हमले भयंकर थे, हर चाल जानलेवा लग रही थी, यून नालन यानरान के बारे में चिंतित नहीं थी। ये 3 साल का द्वंद्व यानरान के लिए अनुभव हासिल करने का एक अच्छा अवसर भी था। हारें या जीतें, ये लड़ाई उसकी ताकत और मानसिकता को बहुत लाभ पहुंचाएगी। और यून की मौजूदगी में अगर यानरान हार भी जाती तो भी उसे कोई वास्तविक खतरा नहीं होता। यून को भरोसा था कि वह 20 साल से कम उम्र की किशोरी से यानरान को बचा सकती है। वह डू ग्रैंडमास्टर स्तर पर पहुंच गई है। दूसरी ओर जियाओयान डू ग्रैंडमास्टर स्तर तक नहीं पहुंच पाई थी क्योंकि याओ लाओ गहरी नींद में चले गए थे और उन्होंने ग्रीन लॉर्ड स्कोर फ्लेम को परिष्कृत नहीं किया था। शुरू में डेमोनिक बीस्ट माउंटेन रेंज में प्रशिक्षण से प्राप्त अपनी अच्छी तरह से विकसित डू तकनीकों के कारण उसका पलड़ा भारी था। हालांकि जैसे ही नालन यानरान ने अपने डू ग्रैंडमास्टर स्तर का खुलासा किया और मिस्टी क्लाउड सेक्ट की कुछ गुप्त युद्ध तकनीकों का इस्तेमाल किया, जियाओयान ने जल्दी ही खुद को नुकसान में पाया, कदम दर कदम पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। जियाओयान, तुम हार गई हो, नालन यानरान ने हवा में अपनी संक्षिप्त स्थिति से कहा। उसकी आवाज़ ठंडी और आज्ञाकारी थी। उसे विश्वास था कि वह इस द्वंद्व को समाप्त कर सकती है और कुछ और चालों में जियाओयान को हरा सकती है। ऐसा लगता है कि मेरे पास इसका इस्तेमाल करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, जियाओयान ने भौहें से कुढ़ी, उसकी आंखें जटिल विचारों से भरी हुई थीं जैसे कि कोई कठिन निर्णय ले रहा हो। अगले ही पल जियाओयान के हाथ में भारी काला शासक अचानक सुनहरी रोशनी की एक परत उत्सर्जित करता है। इससे निकलने वाली तीव्र गर्मी चौक में सभी को महसूस हो रही थी। उनके अगले संघर्ष में ज्वाला ने नालन यानरान के डुक्यूई हमले को पिघला दिया और जल्दी से उसकी सुरक्षा को भेदते हुए उसकी तलवार तक पहुंच गई। ज्वाला आश्चर्यजनक गति से जल रही थी, पवित्र सोना सब कुछ भस्म करने के लिए तैयार दिखाई दे रहा था। ये कैसे संभव है? नालन यानरान का चेहरा सदमे से भरा हुआ था, इससे पहले कि वह जल्दी से अपनी तलवार फेंक दे। ये किस तरह की ज्वाला है जो डुक्यू को जला सकती है? यून भी सुनहरी ज्वाला को देखकर समान रूप से हैरान थी। एक पल में वह 2 लड़ाकों के बीच दिखाई दी, नालन यानरान के सामने सुरक्षात्मक रूप से खड़ी थी। यानरान, हार स्वीकार करो, यून ने बिना अपना सिर घुमाए ठंडे स्वर में आदेश दिया। नालन यानरान की खूबसूरत आंखें अनिच्छा से चमक उठीं। शिक्षक, ये ज्वाला अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है। यदि आप लड़ना जारी रखते हैं तो परिणाम भयानक हो सकते हैं। यून का स्वर दृढ़ था और उसकी चिंता स्पष्ट थी। हार स्वीकार करो, नालन यानरान ने आखिरकार हार स्वीकार कर ली और अपना सिर नीचे करके धीमे स्वर में कहा। जिस क्षण नालन यानरान ने हार स्वीकार की, जियाओयान ने सुनहरी लौ वापस ले ली। तलवार के घावों और खून के धब्बों से लथपथ वह भारी शासक पर झुक गया, मुश्किल से खड़ा हुआ। उसने जो लौ इस्तेमाल की थी वह सोने के सम्राट की स्वर्गीय ज्वाला की एक झलक थी जो जुना ने उसे दी थी। इसके साथ जियाओयान ने स्थिति को पलट दिया और नालन यानरान को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर दिया। ये समझते हुए कि उसने बाहरी साधनों से जीत हासिल की है और महसूस किया कि उसकी जीत पूरी तरह से सम्मानजनक नहीं थी, जियाओयान ने आगे दबाव नहीं डाला। इसके अलावा यून एक डू सम्राट की मौजूदगी में वह जानता था कि वह उसे धमकी देने के लिए लॉ पर भरोसा नहीं कर सकता। उसने दिल खोलकर हंसा और बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत जाने के लिए मुड़ गया। जियाओयान, ऐसा लगता है कि तुम्हारा प्रशिक्षण अच्छी तरह से आगे बढ़ गया है। जैसे ही जियाओयान दिन की घटनाओं पर विचार करते हुए चला गया, अचानक उसके दिमाग में एक जानी पहचानी बूढ़ी आवाज़ गूंजी। जियाओयान ठिठक गया, फिर जल्दी से उसे एहसास हुआ कि याओ लाओ जाग गया है। गुरु, आप जाग गए हैं, जियाओयान ने कहा। उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान आ गई। उसने नए जागे हुए याओ लाओ को पिछले कुछ महीनों की घटनाओं के बारे में बताना शुरू किया। हालांकि अब उसे नालन यानरान की ज्यादा परवाह नहीं थी। उसे वास्तव में चिंता इस बात की थी कि जुन एरकोलिया मा साम्राज्य में ले जाया गया था। जियाओयान की कहानी खत्म होने के बाद याओ लाओ ने एक पल के लिए चुपचाप सुना। जियाओयान, अपनी साधना पर ध्यान दो। कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में जल्दी पता लगाने से तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। याओ लाओ ने गहरी सांस ली। जियाओयान के शब्दों से याओ लाओ ने कुछ बातें समझ ली थीं। जैसा कि बूढ़े आदमी ने बताया था, गूफी संभवतः जुन की उम्र के समान ही डू वेनेरेट दायरे में पहुंची थी।
ऐसी राक्षसी प्रतिभा कुछ ऐसी थी जिसका सामना याओ लाओ ने पहले कभी नहीं किया था, यहाँ तक कि याओ कबीले के बीच अपने दिनों में भी नहीं। फ्लेम मंत्र में सब कुछ बदलने की क्षमता है। जब तक आप लगन से प्रशिक्षण लेते हैं, आपका भविष्य किसी और की तरह ही आशाजनक हो सकता है, याओ लाओ ने धीमी आवाज में कहा, जियाओ यान की चिंतित अभिव्यक्ति को देखते हुए। उसके शब्द सिर्फ सांत्वना देने वाले नहीं थे, फ्लेम मंत्र में वास्तव में अपनी श्रेणी से परे शक्ति थी। गुरु, आपने मुझे मैजिक बीस्ट माउंटेन रेंज में प्रशिक्षण दिया था, हमें आगे कहाँ जाना चाहिए? जियाओ यान ने पूछा। याओ लाओ ने एक पल के लिए सोचा, फिर अचानक एक जगह दिमाग में आई। अगला, हम टैगर रेगिस्तान की ओर जा रहे हैं। अगर मेरी याददाश्त सही है तो वहां एक स्वर्गीय ज्वाला हो सकती है। चैप्टर 86, स्टार क्षेत्र 3000 जलती हुई ज्वाला। गोली क्षेत्र। जैसे ही जियान की आकृति पूरी तरह से गायब हो गई, जियाओ यीजियान और किंगलिन ने अनिच्छा से अपनी निगाहें हटा लीं। हमें खुश होना चाहिए कि जियान को इस बार अपने कबीले के लोगों से मिलने का मौका मिला, और ऐसा नहीं है कि हम उसे फिर कभी नहीं देखेंगे। गूफी ने बेफिक्र होकर उन्हें सांत्वना दी। उसके बाद वे शेर राजा की पीठ पर चढ़ गए और पवित्र गोली शहर की ओर बढ़ने लगे। स्थानिक वर्महोल के अंदर ये हमेशा की तरह नीरस था, लेकिन इस बार यह शांत नहीं था। एक विस्तृत अंतरिक्ष सुरंग पर अनगिनत अंतरिक्ष यान तेजी से गुजर रहे थे और हवा यात्रियों के शोर से भरी हुई थी, जिससे अंतरिक्ष सुरंग जीवंत हो रही थी। जैसे जैसे वे इस हलचल भरे मार्ग से अपनी यात्रा जारी रखते गए, पौराणिक पवित्र गोली शहर और भी करीब आता गया। एक सुबह जियाओ यीजियान जल्दी उठ गई और थोड़ी देर नहाने के बाद उसने किंगलिन को जगाने की योजना बनाई। उसने अपना गला साफ किया, किंगलिन, जेड, उठने का समय हो गया है, हम लगभग पहुंच ही गए हैं। आदतन जियान का नाम पुकारते हुए वह रुकी, अपनी आंखों में उदासी को छिपाते हुए। आखिरकार वे एक साथ इतने सारे अनुभव कर चुके थे, और भले ही 2 दिन बीत चुके थे, जियाओ यीजियान को अभी भी जियान के अचानक चले जाने की आदत नहीं थी। गूफी ने तुरंत उसकी अचानक झिझक को नोटिस किया। उसने जियाओ यीजियान को गले लगाया, उसे अपने गर्म शरीर से कसकर पकड़ लिया। बहुत दुखी मत हो, हम भविष्य में फिर से जियान से मिलेंगे। जियाओ यीजियान ने ऊपर देखा, झिझकते हुए पूछा, सच में? गूफी ने जियाओ यीजियान के सिर को धीरे से सहलाया। मुस्कुराते हुए उसने कहा, हम निश्चित रूप से करेंगे। जियाओ यीजियान में निर्भरता की भावनाएं विकसित हुईं। भावना का मूल्य जोड़ 100 था। जियाओ यीजियान ने जवाब में फुसफुसाया, खुद को गूफी की बाहों में समेटते हुए। उसके चेहरे पर एक खुश मुस्कान थी। कुछ दिनों बाद फिर से स्थानिक वर्महोल से बाहर निकलने के बाद गूफी, जियाओ यीजियान और अन्य लोगों ने खुद को पूरी तरह से लाल रंग की चट्टान से बने एक विशाल प्लाजा में पाया। प्लाजा अंतहीन लग रहा था, जिसमें केवल एक ही दिखाई देने वाली विशेषता क्षितिज तक फैली एक लाल रेखा थी। इसके आकार को देखते हुए ये कम से कम 1000 मीटर चौड़ा था, और इसमें खड़े होने पर व्यक्ति को एक छोटी चींटी की तरह तुच्छ महसूस होता था। वाह, ये बहुत शानदार है, किंगलिन ने विस्मय में कहा। उसकी आंखें जिज्ञासा से भर गईं। ये पवित्र गोली शहर के बाहर अंतरिक्ष बिंदुओं में से एक है। बाहरी क्षेत्र में 8 ऐसे अंतरिक्ष प्लाजा हैं, गूफी ने समझाया। इस तरह का एक प्लाजा शायद ये शहर के आकार का लगभग 10वां हिस्सा है, और फिर भी पवित्र गोली शहर में उनमें से 8 हैं। जियाओ यीजियान और किंगलिन इस जगह की भव्यता पर आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सके। उनकी आंखें जिज्ञासा और प्रत्याशा से भर गईं जब उन्होंने चारों ओर देखा। हाँ, आश्चर्यचकित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। पवित्र गोली शहर एक बाहरी क्षेत्र और एक आंतरिक क्षेत्र में विभाजित है। अभी हम बाहरी क्षेत्र में हैं और गोली टॉवर आंतरिक क्षेत्र में है। हालांकि चाहे वह बाहरी हो या आंतरिक क्षेत्र, ये सब गोली टॉवर के अधिकार क्षेत्र में है, गूफी ने कहा, उनके आश्चर्यचकित भावों पर हंसते हुए। हालांकि पवित्र गोली शहर को एक शहर कहा जाता है, यह एक साधारण शहर से बहुत दूर है। अकेले आकार के मामले में दर्जनों ये शहर भी इसकी तुलना नहीं कर सकते हैं। आदरणीय तियान हुओ ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी आंखों में भी तड़प की झलक थी। हालांकि उनकी प्रतिक्रिया जियाओ यीजियान और किंगलिन की तरह अतिरंजित नहीं थी। वह पहले भी यहाँ आ चुके थे, इसलिए उन्हें पवित्र गोली शहर के बारे में थोड़ा बहुत पता था। सेंट्रल प्लेन्स के इस सच्चे केंद्रीय क्षेत्र में 6ठी श्रेणी के उड़ने वाले जादुई जानवर की सवारी करना अभी भी ध्यान आकर्षित करेगा, लेकिन इसे असामान्य नहीं माना जाएगा। यहाँ 6ठी श्रेणी का किमियागर, जो बाहरी दुनिया में एक दुर्लभ और अत्यधिक मूल्यवान अस्तित्व है, काफी साधारण लग रहा था। बाहरी क्षेत्र में प्रवेश करने के कुछ ही समय बाद गूफी और उसके समूह को 6ठी श्रेणी के किमियागर बैच पहने हुए कम से कम 2 या 3 लोगों का सामना करना पड़ा। जून की शाम हो चुकी थी, इसलिए गूफी समूह को पवित्र गोली शहर के आसपास नहीं ले गया, बल्कि इसके बजाय एक सराय ढूंढी जहां वे रुक सकें। जैसे जैसे समय बीतता गया, धीरे धीरे पूरे शहर में रात छाने लगी। सराय की दूसरी मंजिल की बालकनी पर गूफी अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे करके खड़ा था, आसमान में चमकते सितारों को देख रहा था।
3000 जलती हुई लौ पवित्र गोली शहर के आंतरिक क्षेत्र के तारों वाले आकाश में छिपी हुई थी। गूफी 3000 जलती हुई लौ को प्राप्त करने के लिए दृढ़ था। उसके बगल में एक सफ़ेद पोशाक पहने शालीनता से मुद्रा में खड़ी जियाओ जियान खड़ी थी। चांदी की चांदी आसमान से बरस रही थी, जो उसके शरीर पर चांदी के घूंघट की तरह चमक रही थी और आकर्षण का एक अतिरिक्त स्पर्श जोड़ रही थी। अभी तक आराम नहीं कर रही हो? गूफी ने मुस्कुराते हुए अपनी बाँह उसकी पतली कमर के चारों ओर लपेटी और उसके कान में फुसफुसाया, जिससे जियाओ जियान शर्मा गई और उसकी नज़र नरम पड़ गई। जियाओ जियान को शर्मा रही थी। भावना मूल्य जोड़ 100। अब तक गूफी और जियाओ जियान एक जोड़े बन चुके थे और उनकी बातचीत छेड़खानी से भरी हुई थी। उसके चेहरे पर अभी भी किंगशान टाउन की जियाओ जियान की कोमल मुस्कान थी। उसके लाल होंठ थोड़े ऊपर उठे हुए थे। हालांकि वह नाजुक और हानिरहित दिख रही थी, लेकिन उसके पास भयानक शोकपूर्ण जहर शरीर था। उसके शरीर ने उसे तेजी से साधना करने की अनुमति दी और अब जियाओ जियान डू स्पिरिट स्तर पर पहुंच गई थी। ये भयानक गति तब भी थी जब गूफी ने पहले उसे अपनी जहर की गोलियों की खुराक को नियंत्रित करने का निर्देश दिया था, जानबूझकर उसके विकास को दबा दिया था। आखिरकार मूल कहानी में जियाओ जियान को एक ऐसे व्यक्ति से विकसित होने में 3 साल से थोड़ा अधिक समय लगा, जिसने पहले कभी खेती नहीं की थी, 3 सितारा डू पूर्वज बनने के लिए। और उस छोटी लड़की किंगलिन में अब एक डू ग्रैंड मास्टर की ताकत भी थी। वह अपने ZZZ ग्रीन स्नैक फ्लावर पुतलियों द्वारा नियंत्रित सांप के आकार के जादुई जानवरों की ऊर्जा को अवशोषित कर सकती थी। ये धोखा देने जैसी क्षमता मार्शल आर्ट की दुनिया में ऊर्जा अवशोषित करने की तकनीकों के समान थी। बालकनी पर वे दोनों एक दूसरे के खिलाफ झुके हुए थे, चुपचाप विशाल तारों वाले आकाश को निहार रहे थे। मैं थोड़ी थक गई हूँ, जियाओ जियान ने धीरे से कहा। एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। गूफी ने धीरे से उसके मंदिरों को सहलाया और फुसफुसाया, तो जल्दी आराम करो मम्मा, तुम्हें भी जल्दी आराम करना चाहिए। जियाओ जियान ने जाने से पहले गूफी को एक उदास नज़र से देखा। जियाओ जियान के अपने कमरे में जाने के बाद गूफी की आंखें चमक उठीं। फिर उसने धीरे से उन्हें बंद कर लिया। जिस क्षण उसकी आंखें बंद हुईं, उसकी भौहों के बीच से आध्यात्मिक ऊर्जा की एक विशाल मात्रा बह निकली, जो चमकते हुए तारों वाले आकाश की ओर फैलती और फैलती चली गई। जल्द ही यह आध्यात्मिक ऊर्जा एक अजीब ऊर्जा अवरोध को भेदती हुई एक अंधेरे क्षेत्र में प्रवेश कर गई। इस आध्यात्मिक दृष्टि में एक विशाल ड्रैगन, जो लगभग अंतहीन दिखाई दे रहा था, कुंडलित और मडराता हुआ अपनी आंखें बंद करके उसके शरीर के चारों ओर एक अजीब बैंगनी काली लौ घूम रही थी। तो ये 3000 जलती हुई ज्वाला है। कोई आश्चर्य नहीं कि यह स्वर्गीय ज्वाला रैंकिंग में 9वें स्थान पर है, गूफी ने खुद से कहा, क्योंकि उसने बैंगनी काले रंग की लपटों और ड्रैगन के शरीर से निकलने वाले दबाव को देखा। 3000 जलती हुई ज्वाला, जिसे 3000 सितारा जलती हुई ज्वाला के रूप में भी जाना जाता है, तारों वाले आकाश में बनती है और सितारों की शक्ति को अवशोषित कर सकती है, लगातार मजबूत होती जा रही है। प्राचीन अभिलेखों के अनुसार जब 3000 जलती हुई ज्वाला बनती है, तो आसमान से चांदी की लपटें उतरती हैं, जो 1000 मील के दायरे को रेगिस्तान में बदल देती हैं। दिन और रात में अंतर नहीं हो पाता, तारे गायब हो जाते हैं और सूरज नहीं उग पाता। चूंकि यह तारों वाले आकाश की तरह दुर्गम स्थान पर रहता था, इसलिए 3000 जलती हुई ज्वाला आमतौर पर अन्य स्वर्गीय ज्वालाओं की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक समय तक मौजूद रह सकती थी, जिससे खुद को विकसित होने के लिए पर्याप्त समय मिल जाता था। इस प्रकार अधिकांश खोजी गई 3000 जलती हुई ज्वालाएं अत्यधिक बुद्धिमान और सबसे शक्तिशाली आध्यात्मिक प्राणियों में से हैं। अगर कोई इसे खोज भी ले तो इसे पकड़ना बहुत मुश्किल काम होगा। इस स्वर्गीय ज्वाला में एक अनोखी क्षमता है जिसे 3000 सितारा संविधान के रूप में जाना जाता है, जो इसे सितारों की शक्ति को अवशोषित करने की अनुमति देता है ताकि यह खुद को मजबूत कर सके या घावों को ठीक कर सके। इस कारण से कुछ मजबूत व्यक्ति जिन्होंने 3000 जलती हुई ज्वाला रखने वालों के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, उन्होंने इस शरीर को अमर शरीर कहा है। इस समय गूफेर का दिल इच्छा से जल रहा था, क्योंकि वह चुपचाप जलती हुई बैंगनी काली लौ को देख रहा था। पवित्र गोली शहर के सितारा क्षेत्र पर जासूसी करने की हिम्मत कौन करता है? जैसे ही गूफेल सोच रहा था, अचानक उसकी आत्मा में एक कठोर आवाज गूंजी। अप्रत्याशित चिल्लाहट ने उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा को प्रभावित करते हुए बहुत दबाव डाला। हालांकि उसकी आत्मा पहले से ही आत्मा क्षेत्र चरण में थी, इसलिए उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा का झोंका बिखरा नहीं था। इसके बजाय ये चुपचाप उसके शरीर में वापस आ गया। अध्याय 87। मेरे मन में ऐसे गंदे विचार कैसे आ सकते हैं? सोने का समय हो गया है। अपनी आत्मा शक्ति को सितारों के दायरे से वापस ले लेने के बाद गूफी धीरे धीरे घूमा, जैसे कि पहले कुछ हुआ ही न हो। क्या तुम सो रही हो? गूफी ने धीरे से पूछा, लेकिन कमरे के अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। हालांकि उसने देखा कि दरवाज़ा बंद नहीं था, बल्कि बस थोड़ा खुला था। यह महसूस करते हुए अंदर जाते ही उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। अंदर जियाओ जियान सोई नहीं थी।
जब से उन दोनों ने अपने रिश्ते को अगले स्तर पर पहुंचाया था, तब से वह गूफी को अपने जीवन का एकमात्र साथी मानती थी। यह महसूस करते हुए कि वह अंदर आ रहा है, उसने जल्दी से अपनी आंखें बंद कर लीं। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। क्या तुम सच में सो रही हो? गूफी बिस्तर के पास गया, वहां अपनी आंखें कसकर बंद करके लेटी हुई महिला को देखा और फिर से पूछा। वह जियाओ यी जियान की तेज धड़कन और सांसों को स्पष्ट रूप से सुन सकता था, जिससे वह बहुत दुखी हो रही थी। ये स्पष्ट था कि वह सोने का नाटक कर रही थी। जानबूझकर खुला हुआ वह दरवाज़ा उसके लिए जानबूझकर छोड़ा गया था। पहले से ही सो रहे हो? अच्छा, तो ठीक है, तुम आराम करो। गाफेल के होठों पर हल्की मुस्कान आ गई और उसने मुंह फेरने का नाटक किया। लेकिन तभी एक पतली बर्फ सी सफ़ेद भुजा कंबल के नीचे से निकली और उसे पकड़ लिया। मैं सो नहीं रही थी, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। जियाओ यी जियान की एक कोमल नाजुक आवाज़ आए। उसका चेहरा तुरंत लाल हो गया क्योंकि उसने कंबल को ऊपर खींच लिया, अपना सिर उसके नीचे छिपा लिया। तुम छोटी लोमड़ी, चून की तुम बाहर नहीं आ रही हो, इसलिए मैं तुम्हारे साथ वहां आ जाऊंगी। गूफी ने आसानी से कंबल के नीचे खिसक लिया, जाते समय अपने कपड़े उतार दिए और उन्हें अलग करने के लिए कमरे में एक अवरोध खड़ा कर दिया। कंबल के नीचे की गर्मी महसूस की जा सकती थी और जैसे ही उनकी त्वचा छूती थी, गूफी को ऐसा लगता था जैसे उनकी आत्माएं एक साथ मिल रही हों। कुछ ही देर में कमरे का माहौल अविश्वसनीय रूप से अंतरंग हो गया। ये बहुत गर्म है। एक समय पर जियाओ यी जियान ने अचानक कंबल को दूर धकेल दिया, जिससे उनके दो युवा शरीर पूरी तरह से खुले हुए, कसकर लिपटे हुए रह गए। जियाओ यी जियान ने खुशी की भावनाओं का अनुभव किया है। भावना मूल्य जोड़ 100। रानी मेडुसा ने शर्म और क्रोध की भावनाओं का अनुभव किया है। भावना मूल्य जोड़ 100। उसी समय एक छोटा रंगीन सांप बिस्तर के पैर से कमरे के एक कोने में सरक गया। उसकी 7 रंग की आंखों में तिरस्कार का भाव था। गूफी अपने काम पर इतना ध्यान केंद्रित कर रहा था कि उसने सिस्टम नोटिफिकेशन को पूरी तरह से अनदेखा करते हुए अन्य सभी विकर्षणों को स्वचालित रूप से फिल्टर कर दिया। लानत है, उसने मुझे इस तरह अपमानित करने की हिम्मत कैसे की? बस एल तक प्रतीक्षा करें। रंगीन सांप के अंदर रानी मेडुसा की आत्मा चुपचाप गूफी को कोस रही थी, लेकिन गूफी को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। अपने गुस्से के बावजूद रानी मेडुसा ने ऐसा करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि वह जानती थी कि गूफी की ताकत इतनी है कि वह उसे एक उंगली से कुचल सकता है। इसके अलावा गूफी और जियाओ यी जियान की कई बार बातचीत देखने के बाद रानी मेडुसा अपने दिमाग से उन छवियों को नहीं मिटा पा रही थी। हालांकि उसे हमेशा लगता था कि उस रात ऐसी चीजें घृणित थीं। जब उसने आसपास से अंतरंग आवाज़ें सुनी तो उसने पाया कि उसके मन में कुछ अजीब विचार आ रहे हैं। नहीं, मेरे मन में ऐसे गंदे विचार कैसे आ सकते हैं? रानी मेडुसा की आत्मा ने उन विचारों का जमकर विरोध किया। गूफेल के चंगुल से जल्द भागने की गुप्त रूप से कसम खाए। संभव है। अगले दिन दोपहर के आसपास गूफी आखिरकार उठ गया। जियाओ यी जियान को बिस्तर पर लिटाने के बाद उसने कपड़े पहने और थोड़े उदास और नाराज छोटे सांप को अपनी आस्तीन में रख लिया। जैसे ही वह कमरे से बाहर निकला, उसने देखा कि किंगलिन दरवाजे से थोड़ी दूर पर खड़ी थी। किंगलिन ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, बड़े भाई गूफी, तुम उठ गए। बहन जियाओ यी जियान कहाँ है? वह अभी तक बाहर क्यों नहीं आई? लड़की का सवाल सुनकर गूफी को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई और उसने स्पष्ट रूप से उत्तर दिया, वह अभी भी थोड़ी थकी हुई है और आराम कर रही है। दोपहर हो चुकी है और बहन जियाओ यी जियान इतनी देर सोने के बाद भी थकी हुई है, क्या तुम पूरी रात अभ्यास करती रही? किंगलिन ने हैरान होकर जोर से पूछा। पूरी रात अभ्यास? गूफी को उसके शब्द थोड़े अजीब लगे और इस विषय पर अधिक विस्तार से बात न करते हुए जल्दी से वहां से जाने का बहाना ढूंढ लिया। फिर उसने लान किंग और आदरणीय तियान हुओ की तलाश की और उन्हें किंगलिन और जियो यी जियान की रक्षा करने का निर्देश दिया। याओ तियान हुओ की ताकत के साथ उसे पवित्र गोली शहर में भी एक दुर्जय व्यक्ति माना जा सकता था। गूफी के लिए वह आंतरिक क्षेत्र में गोली टॉवर का दौरा करने और कुछ महत्वपूर्ण लोगों से मिलने का इरादा रखता था। गोली टॉवर पवित्र गोली शहर के आंतरिक क्षेत्र के केंद्र में स्थित था, एक ऐसा स्थान जिसे अनगिनत कीमियागरों के दिलों में पवित्र भूमि माना जाता है। आंतरिक क्षेत्र में प्रवेश करने पर शोरगुल काफी कम हो गया क्योंकि गूफी ने शहर के द्वार से कदम रखा। पवित्र गोली शहर का आंतरिक क्षेत्र आमतौर पर उन लोगों के लिए आरक्षित था जो गोली टॉवर या उच्च श्रेणी के कीमियागरों से जुड़े थे, इसलिए इसकी गुणवत्ता बाहरी क्षेत्र से कहीं बेहतर थी। जैसे ही उसने आंतरिक क्षेत्र में कदम रखा, गूफे ने अपनी नज़र उठाई और उसकी नज़र आंतरिक क्षेत्र के केंद्र पर टिक गई। वहां लगभग 100 मीटर ऊंचा एक विशाल काला टॉवर एक छोटे पहाड़ की तरह राजसी भव्यता की आभा बिखेरते हुए भव्य रूप से खड़ा था। टॉवर का शिखर बादलों को चीरता हुआ था, जिससे शीर्ष को देखना लगभग असंभव हो गया था और इसके चारों ओर घूमती धुंध ने रहस्य का माहौल बना दिया था। तो वह पिल टॉवर है। आसमान को थामे हुए एक स्तंभ की तरह दिखने वाली विशाल काली संरचना को देखते हुए गूफेल के चेहरे पर एक विस्मय का भाव दिखा।
इस बार गूफी पिल टॉवर के शीर्ष आकृतियों से सीधे मिलने के इरादे से आया था, ताकि वह 3000 जलती हुई ज्वाला को वश में करने की अपनी इच्छा व्यक्त कर सके। ये जानने के लिए उत्सुक था कि पिल टॉवर क्या परिस्थितियां पैदा कर सकता है। पिल टॉवर के आसपास के इलाके में कड़ी सुरक्षा थी, इसलिए जैसे ही गूफी पास आया, उसने अपनी आभा को पूरी तरह से छोड़ दिया, जिससे अनावश्यक परेशानी से बचने के लिए एक मजबूत व्यक्ति के रूप में अपनी स्थिति का पता चला। मैं पिल टॉवर के 3 एसोसिएशन प्रमुखों से मिलने का अनुरोध करना चाहता हूं, गूफी ने सीधे कहा। इस आदमी की आभा मजबूत है, शायद एल्डर शेंग से भी ज्यादा मजबूत। क्या वह एक डू वेनेरेट हो सकता है? इतनी कम उम्र में एक डू वेनेरेट, ये कैसे संभव है? इस समय गार्ड ने उसे कम नहीं आंका, गूफी द्वारा उत्सर्जित शक्तिशाली आभा को देखते हुए। 3 एसोसिएशन प्रमुख बहुत व्यस्त हैं और हम गारंटी नहीं दे सकते कि वे आपसे मिलेंगे। एल्डर को सूचित करें, मुख्य गार्ड ने गंभीरता से कहा। हालांकि गूफी ने एक डू वेनेरेट की आभा दिखाई थी, लेकिन यह इन पिल टॉवर गार्डों को भयभीत करने के लिए पर्याप्त नहीं था, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि कोई भी पिल टॉवर पर परेशानी पैदा करने की हिम्मत नहीं करेगा। धन्यवाद, गूफी मुस्कुराया। थोड़ी देर बाद सफ़ेद लबादे में एक बुजुर्ग पिल टॉवर से निकलकर आया और उसके पास आया। उसकी साधना को देखते हुए वह एक 2 सितारा डू वेनेरेट लग रहा था। नमस्कार एल्डरली। जब बुजुर्ग आया तो आसपास के पहरेदारों ने उसे सम्मानपूर्वक सलाम किया। तो ये वास्तव में एक डू वेनेरेट की आभा है। बुजुर्ग ने गूफेई की सावधानीपूर्वक जांच की, उसकी आंखें आश्चर्य से भर गईं। उसने कभी किसी ऐसे युवा को नहीं देखा था जिसके पास इतनी उच्च स्तर की साधना हो। हालांकि एल्डरली को भी संदेह था कि गूफेई शायद उतना युवा नहीं है जितना वह दिखता है, लेकिन वह उसके बारे में कुछ भी असामान्य नहीं देख सका। अध्याय 88, जादूगरनी काओ यंग। यह एल्डरली है, पिल टॉवर के 8 महान बुजुर्गों में से एक गार्ड ने बूढ़े व्यक्ति को गूफी से मिलवाया। एल्डरली, मैं गूफी हूँ, गूफी ने बिना किसी विशेष भव्य समारोह के मुस्कुराते हुए और अभिवादन में सिर हिलाया। गूफी, युवा मित्र, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप कहाँ से हैं? एल्डरली ने औपचारिकता की कमी को ध्यान में रखते हुए पूछा, ये देखते हुए कि गूफेल की साधना उनके खुद के बराबर थी। पूर्वी क्षेत्र से, गूफी ने खुलकर जवाब दिया। पूर्वी क्षेत्र, उपनाम गू, क्या वह? एल्डरली के चेहरे पर अचानक आश्चर्य की झलक दिखाई दी, क्योंकि उन्होंने जानकारी को संसाधित किया। पूर्वी क्षेत्र का गू कबीला अन्य सभी ताकतों पर एक सम्राट की तरह था। केंद्रीय मैदानों में जितना मजबूत होता गया, उतना ही वह गू कबीले की भयानक शक्ति को समझता गया। जब एल्डरली ने अनुमान लगाया कि गूफी इस शक्तिशाली परिवार से हो सकता है, तो वह गहराई से हिल गया। युवा मित्र, कृपया मेरे पीछे आओ। पिल टॉवर के उच्च पदस्थ सदस्यों में से एक एल्डरली के नेतृत्व में गूफी ने सख्त बाहरी निरीक्षणों को पार किया और विशाल पिल टॉवर में प्रवेश किया। पिल टॉवर के अंदर एल्डरली ने गूफी को सीधे विशाल टॉवर के ऊपरी स्तरों पर पहुंचाया। थोड़ी देर बाद वे एक असाधारण विशाल हॉल के बाहर रुक गए। जब एल्डरली अपने आगमन की घोषणा करने के लिए अंदर गए, तब गूफेल बाहर इंतजार कर रहे थे। ठीक है युवा मित्र, एसोसिएशन प्रमुख आपसे मिलने के लिए सहमत हो गए हैं। एल्डरली ने गूफी को अंदर आने का संकेत देने के लिए बाहर लौटते हुए कहा। हॉल में कई बुकशेल्फें भरी हुई थीं, जो कुछ हद तक अव्यवस्थित दिख रही थीं। यह विभिन्न रंगों की लपटों से सजी हुई थी, आपस में जुड़े हुए रंग एक स्वप्निल और मंत्रमुग्ध करने वाला प्रभाव पैदा कर रहे थे। गूफी ने पत्थर के फर्श पर हल्के से कदम रखा, उनकी नज़र कमरे में घूम रही थी और फिर एक विशेष बुकशेल्फ पर रुक गई। वहाँ सफ़ेद लबादे में एक बुजुर्ग व्यक्ति सावधानी से अलमारियों की धूल झाड़ रहा था। इस बुजुर्ग व्यक्ति में कोई आभा नहीं थी, वह पूरी तरह से साधारण लग रहा था। हालांकि एल्डरली के सम्मान का पात्र कोई आम व्यक्ति नहीं हो सकता। गूफी को बहुत आश्चर्य नहीं हुआ, उसने पहले भी कई ऐसे शक्तिशाली लोगों का सामना किया था। गू कबीले की तुलना में पिल टॉवर की ताकत एक छोटी सी धारा की तुलना एक विशाल महासागर से करने जैसी थी। हॉल में ये बूढ़ा व्यक्ति पिल टॉवर के 3 संघ प्रमुखों में से एक है, जुवान कोंगजी। ये युवक वास्तव में असाधारण है। हालांकि एल्डरली ने पहले ही जुवान कोंगजी को ब्रीफ कर दिया था। क्लूफेर की उम्र, साधना स्तर और आत्मा क्षेत्र को देखकर जुवान कोंगजी आश्चर्यचकित रह गया। मान लीजिए कि आप एसोसिएशन के प्रमुख जुवान कोंगजिप हैं, गूफेई ने मुस्कुराते हुए अभिवादन किया। वास्तव में जुवान कोंगजी ने सिर हिलाया। गूफेई, युवा मित्र, आप यहाँ क्यों आए हैं? जूनियर 3000 जलती हुई लॉ को वश में करने का प्रयास करने आया है, जिसे पिल टॉवर ने कैद कर रखा है, गूफेई ने सीधे कहा। वह जानता था कि पिल टॉवर कई वर्षों से 3000 जलती हुई लॉ को दबा रहा था, उसे वश में करने के लिए किसी उपयुक्त व्यक्ति की तलाश कर रहा था। जब तक लॉ उनके दुश्मन सोल हॉल के हाथों में नहीं पड़ जाती, तब तक पिल टॉवर इसका विरोध नहीं करेगा। क्या आपको 3000 जलती हुई लॉ को वश में करने का भरोसा है? जुबान कोंगजी ने गंभीरता से पूछा, उसकी अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। अगर मैं आया हूं तो मुझे कुछ भरोसा है, गूफी ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया।
हालांकि पिल्टॉवर ने अभी तक 3000 जलती हुई ज्वाला को वश में नहीं किया है, फिर भी ये पिल्टॉवर का खजाना बना हुआ है। इसे पारंपरिक रूप से पिल गैदरिंग के विजेता को दिया जाता है, इसलिए इसे लेने का आपका अनुरोध सामान्य नियमों को तोड़ता है, जुवान कोंगजी ने शांति से कहा। उनके लहजे में उनके निर्णय का कोई संकेत नहीं था। चूंकि यह पिल्टॉवर का है, इसलिए मैं स्वाभाविक रूप से इसे लेने के लिए मुआवजा देने की पेशकश करूंगा। गूफी ने मुस्कुराते हुए बड़े को अपनी शर्तें बताने के लिए आमंत्रित किया। हे, आप गलत समझ रहे हैं, जुवान कोंगजी ने अपना हाथ हिलाया। गूफी से कुछ भी मांगने का इरादा नहीं था। इस मामले पर सीधे निर्णय लेने का अधिकार मेरे पास भी नहीं है। कृपया धैर्य रखें जबकि मैं दूसरों के साथ इस पर चर्चा करता हूं। बहुत बढ़िया, मैं आपकी खबर का इंतजार करूंगा। गूफी ने हॉल छोड़ने से पहले सहमति जताई। हालांकि वह बहुत दूर नहीं गया था जब चौड़े गलियारे के अंत में एक आकृति दिखाई दी। वह आकृति एक लंबी महिला थी जिसने काले रंग का गाउन पहना हुआ था, जो ठंडी और गर्वित हवा दे रही थी। उसकी त्वचा बर्फ की तरह सफ़ेद थी, उसके लंबे काले बाल उसके कंधों पर लापरवाही से लटके हुए थे। हालांकि उसका चेहरा थोड़ा पतला था, लेकिन यह उल्लेखनीय रूप से नाजुक था, बढ़िया चीनी मिट्टी की तरह उसे संजोने की इच्छा जगाता था। वह गलियारे के कोने में खड़ी थी, उसकी लंबी संकीर्ण आंखें आलस से आगे देख रही थीं, एक आकर्षक आकर्षण था जिसे याद करना मुश्किल था। इस महिला ने स्वाभाविक रूप से प्रलोभन की एक मजबूत भावना को बढ़ाया, और यहाँ तक कि गूफी भी उसकी सुंदरता की सराहना करने से खुद को रोक नहीं सका। आह, ये युवा काओ यंग है। एल्डरली, जो गूफी के बगल में चल रहे थे, ने महिला का गर्मजोशी से अभिवादन किया, उनके संकेत देते हुए परिचितता। नमस्कार एल्डरली। काले कपड़े पहने महिला ने एल्डरली का अभिवादन करते हुए मुस्कुराई, लेकिन जल्द ही उसकी नज़र गूफी पर चली गई। एल्डरली, ये कौन है? काओ यंग ने उत्सुकता से पूछा। उसने गूफी को पहले कभी नहीं देखा था, तो वह उसके शिक्षक के घर से क्यों आ रहा था? इसके अलावा गूफेर की भारी उपस्थिति उसके लिए चौंकाने वाली थी। ये युवा मित्र गूफेई है जिसने अभी अभी एसोसिएशन के प्रमुख के साथ चर्चा की थी, एल्डरली ने संक्षेप में बताया, क्योंकि वह अभी तक गूफेल की पहचान के बारे में निश्चित नहीं था। ये सुनकर कि एल्डरली ने गूफेई को कैसे संबोधित किया, काओ यंग और भी अधिक उत्सुक हो गई। आमतौर पर एल्डरली पिल्टॉवर में युवा पीढ़ी को लड़का या लड़की के रूप में संदर्भित करते थे। वह मेरे शिक्षक से बात करने आया था। ऐसा क्या हो सकता है जिसके लिए मेरे शिक्षक को परेशान करने की आवश्यकता थी? हालांकि काओ यंग उत्सुक थी, उसने सीधे नहीं पूछा। नमस्ते गूफेई, काओ यंग ने उसे विनम्रता से संबोधित करते हुए कहा। नमस्ते, गूफेई ने अपने रास्ते पर आगे बढ़ने से पहले एक सरल सिर हिलाकर जवाब दिया। क्या अजीब व्यक्ति है, काओ यंग ने उसे जाते हुए देखकर खुद से ही बड़बड़ाया। काओ यंग काओ परिवार के इतिहास में सबसे उत्कृष्ट प्रतिभा थी। 15 साल की उम्र में 3 पिल्टॉवर हेड्स में से एक की निजी शिष्या बन गई। अब 17 साल की उम्र में वह पहले से ही छठी श्रेणी की कीमियागर के पद पर पहुंच चुकी थी। इस गति से वह 100 साल में पिल्टॉवर हेड्स में से एक बनने की संभावित उम्मीदवार थी, या सही परिस्थितियों में उस स्थिति को पार भी कर सकती थी। पिल्टॉवर को महाद्वीप के सभी कीमियागरों के लिए पवित्र भूमि माना जाता था। एसोसिएशन के प्रमुखों को अनगिनत कीमियागरों द्वारा आध्यात्मिक नेताओं के रूप में सम्मानित किया जाता था। उसकी उपलब्धियों और उसके द्वारा प्राप्त विभिन्न चमकदार सम्मानों को देखते हुए काओ यंग एक ऐसी व्यक्ति थी जिसकी कई लोग प्रशंसा करते थे। उसकी सुंदरता भी असाधारण थी, लेकिन गूफेर का सहज व्यवहार उसे दूसरों से अलग करता था, जिससे काओ यंग बेवजह उससे आकर्षित हो जाती थी। अध्याय 89, जियाओ यी जियान की ईर्ष्या। काओ यंग की जिज्ञासा और उलझन बढ़ जाती है। भावनात्मक मूल्य जोड़ 40। काओ यंग ने गूफेर के विदा होते हुए चेहरे को देखा। लापरवाही से अपने बालों की एक लट को कान के पीछे छिपाते हुए उसने धीरे से अपने निचले होंठ को काटा। वरिष्ठ ली, गूफेई मेरे शिक्षक के साथ वास्तव में क्या चर्चा करना चाहता था? उसने उत्सुकता से पूछा जब गूफेई कोने में गायब हो गया। वह मुझे भी पूरी तरह से यकीन नहीं है। नेता अंदर है, आप सीधे उससे पूछ सकते हैं, एल्डरली ने अपना सिर हिलाते हुए जवाब दिया। काओ यंग ने थोड़ा सा मुंह सिकोड़ा, सिर हिलाया और भव्य हॉल की ओर चल पड़ी। उसकी स्कर्ट हिलती हुई चल रही थी। हॉल के अंदर जुवान कोंगजी उसकी ओर पीट करके खड़ा था, खिड़की से बाहर देख रहा था। उसकी बूढ़ी आंखों में तेज रोशनी की चमक थी। शिक्षक, वह आदमी क्या चाहता था? जुवान कोंगजी का अभिवादन करने के बाद काओ यंग ने अधीरता से पूछा, गूफी के बारे में जानने के लिए उत्सुक। आमतौर पर काओ यंग जुवान कोंगजी से मिले किसी व्यक्ति के बारे में इतनी उत्सुक नहीं होती। हालांकि गूफेल ने उसे एक असामान्य एहसास दिया, और यह सिर्फ एल्डरली के सम्मानजनक संबोधन की वजह से नहीं था। उसकी अपनी अंतर्ज्ञान भी थी। जुवान कोंगजी ने उसका सामना किया, शांति से बोला, वह युवक 3000 जलती हुई लौ को वश में करने की कोशिश करना चाहता था। ये सुनकर आश्चर्य की एक दुर्लभ झलक दिखाई दी काओ यंग की आमतौर पर मोहक आंखों में। उसने अपनी मुद्रा सीधी की, उसकी भौहें संदेह से सिकुड़ गईं।
पिल्टॉवर में इतने सारे पूर्ववर्ती 3000 जलती हुई लौ को वश में करने में विफल रहे हैं। क्या वह वास्तव में ऐसा कर सकता है? वह काफ़ी आश्वस्त लग रहा था। मुझे भी लगता है कि उसके पास एक अच्छा मौका है, जुवान कोंगजी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। काओ यंग चुप हो गई, आश्चर्यचकित थी कि उसके शिक्षक को गूफी पर इतना विश्वास था। उसके पास किस तरह की क्षमताएं थीं? यंगर, वह युवक अपनी साधना में पहले ही डू वेनेरेट क्षेत्र में पहुंच चुका है, जुवान कोंगजी ने कहा। उसकी आवाज़ नर्म थी। काओ यंग क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गई। कभी उम्मीद नहीं की थी कि इतने कम उम्र के व्यक्ति के पास इतनी भयानक शक्ति होगी। लेकिन जुवान कोंगजेड के अगले शब्दों ने उसे और भी चौंका दिया। और उसकी आत्मा शक्ति असाधारण रूप से मजबूत है। उसकी कीमियागिरी का हुनर काफ़ी उन्नत होना चाहिए। काओ यंग की सांसें अटक गईं क्योंकि वह स्थिति को समझने लगी थी। जुवान कोंगजेड के लिए किसी की आत्मा शक्ति की व्यक्तिगत रूप से प्रशंसा करना गू फेई का असाधारण होना चाहिए। उसने अपनी आंखें सिकोड़ लीं, अचानक सोचने लगी कि क्या गू फेई एक बेहद कुशल व्यक्ति है जो युवा दिखने के लिए किसी तरह की तकनीक का इस्तेमाल कर रहा है। विंज, अपनी प्रतिभा के साथ आप इस क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ में से एक हैं, लेकिन उसकी तुलना में अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना है। शिक्षक, क्या ये हो सकता है? क्या वह वास्तव में किसी तरह का बुजुर्ग है? उसने पूछा, अभी भी कुछ संदेह रखते हुए। पवित्र पिल सिटी और पिल टॉवर में सबसे प्रतिभाशाली व्यक्तियों में से एक के रूप में काओ यंग स्वाभाविक रूप से गर्वित थी। वह वर्षों से युवा पीढ़ी के बीच एक नेता रही थी और किसी और भी असाधारण व्यक्ति का अचानक उभरना उसके लिए स्वीकार करना कठिन था। जुवान कोंगजी ने काओ यंग को एक पल के लिए देखा और फिर धीरे से अपना सिर हिलाया, उसके अनुमान को नकार दिया। उसे यकीन था कि गूफी ने युवा दिखने के लिए किसी भी तकनीक का इस्तेमाल नहीं किया था, वह वास्तव में युवा था। काओ यंग अपने आश्चर्य को छिपा नहीं सकी। उसकी खूबसूरत आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं क्योंकि वह गूफी के लिए अपने शिक्षक के उच्च सम्मान को समझने के लिए संघर्ष कर रही थी। उसने एक गहरी सांस ली, एक अस्थिर संदेह महसूस कर रही थी। शिक्षक, क्या इसका मतलब है? क्या वह पहले से ही 7वीं कक्षा के शीर्ष कीमियागर के स्तर पर पहुंच गया है? उसने पूछा, उसकी आवाज़ अनिश्चितता से रंगा हुआ। जुवान कोंगजी ने फिर से अपना सिर हिलाया, उसकी आंखें गहरे अर्थ से भरी हुई थीं। 7वीं कक्षा नहीं, उसकी आत्मा शक्ति पहले ही सच्चे आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रवेश कर चुकी है। आत्मिक क्षेत्र, ये कैसे संभव है? काओ यंग की सांसें तेज हो गईं, उसकी छाती धड़क रही थी और उसके होंठ अविश्वास में कांप रहे थे। गूफी, जो उसकी उम्र के आसपास लग रही थी, एक ऐसी राक्षसी प्रतिभा थी। इस रहस्योद्घाटन ने उसके सामान्य आत्मविश्वास को भारी झटका दिया। वह अविश्वास में पीछे हट गई, जल्दी से कमरे से बाहर निकलने का बहाना ढूंढने लगी। उसे गू फेल के बारे में और जानना था। काओ यंग के जाने के बाद जुवान कोंगजी ने धीरे से आह भरी। कुछ ही देर में भव्य हॉल में 2 अन्य आकृतियां दिखाई दीं। एक काले रंग की पोशाक पहने एक बूढ़ा आदमी था जिसकी त्वचा सांवली थी, उसका चेहरा सख्त भाव से भरा हुआ था। दूसरी एक खूबसूरत महिला थी जो चोंगसम पहने हुए थी। हालांकि वह जुवान कोंगजी से कम उम्र की नहीं थी, लेकिन वह 30 साल की महिला की तरह लग रही थी। उसके चेहरे पर शांत भाव था और उसमें वर्षों से जमा हुई शालीनता का स्पर्श था। ये दोनों पिल टॉवर के नेता भी थे, तियान लीजी और जुवान यी। जब तीनों नेता एकत्र हुए तो जुवान कोंगजी ने जल्दी से स्थिति को समझाया। तियान लीजी की शुरुआती प्रतिक्रिया मना करने की थी। पिल टॉवर के नियमों को आसानी से नहीं तोड़ा जा सकता। मैं समझता हूँ, लेकिन इतने सालों के बाद भी कोई भी इसे परिष्कृत नहीं कर पाया है और इसके लिए अभी भी हमारे निरंतर ध्यान की आवश्यकता है। कम से कम वह इन सभी वर्षों में मैंने देखा सबसे होनहार उम्मीदवार है। जुवान यी, जो आमतौर पर शांत रहती थी, ने खिड़की के बाहर सितारों को सोच समझकर देखा और फिर धीरे से सिर हिलाया। अगर आप ऐसा कहते हैं तो यह विचार करने लायक है। तियान लीजी ने हिचकिचाहट दिखाई। जुवान कोंगजेड के लिए एक युवा व्यक्ति के बारे में इतनी उच्च राय रखना दुर्लभ था। अगर उसकी पहचान को लेकर कोई समस्या नहीं है तो उसे कोशिश करने दीजिए। आखिरकार तियान लीजी ने नरमी दिखाई, लेकिन गूफेर की पहचान की पुष्टि करने पर जोर दिया। जब गूफेई आया तो उन्होंने उसकी पृष्ठभूमि की जांच करने के लिए लोगों को भेजा, वह किस सराय में रह रहा था और उसके साथी कौन थे। हालांकि वे सभी हो तियान हो डू वेनेरेट से अपरिचित थे जो उसके साथ था। गूफेई, गू कबीला। जब उन्होंने ये नाम दोहराए तो तीनों नेताओं ने एक दूसरे को देखा, उनकी आंखें जिज्ञासा से भरी हुई थीं। क्या वह वास्तव में उस प्राचीन रहस्यमय कबीले से हो सकता है? तियान लीजी ने जुवान कोंगजेड के संदेह की पुष्टि की, अब कोई आपत्ति नहीं जताई। आगे की चर्चा के बाद उन्होंने गूफेई को कोशिश करने देने का फैसला किया ताकि एक अच्छा रिश्ता बन सके। आखिरकार पिल टॉवर लंबे समय से 3000 जलती हुई लौ से निपटने के लिए किसी को चाहता था। इसे स्टार दायरे में बंद रखने के लिए उनके निरंतर रखरखाव की आवश्यकता थी। गूफेई सफल हुआ या नहीं उनकी चिंता नहीं थी। दूसरी तरफ गूफेल सराय में वापस आ गया था। रास्ते में उसने सोच समझकर जियाओ यी जियान के लिए मिठाई खरीदी। बहुत मीठी।
जियाओ यी जियान ने मिठाई का स्वाद लेते हुए मीठी मुस्कान दी। जियाओ यी जियान को लगाव की भावनात्मक मूल्य जोड़ 100 महसूस होता है। इस बीच किंगलिन की नज़र जियाओ यी जियान और गू फेई के बीच चली गई। इससे गू फेई को थोड़ा अजीब लगा। उसने नज़रें फेर लीं, दोषी महसूस करते हुए, जैसे कि उसे चिंता हो कि किंगलिन उससे फिर से उनके पिछले प्रशिक्षण के बारे में पूछेगा। गू फेई की प्रतिक्रिया देखकर जियाओ यी जियान ने ठहाका लगाया, ये जानते हुए कि किंगलिन ने भी उससे उनके प्रशिक्षण के बारे में पूछा था। किंगलिन, तुम हमारे साथ क्यों नहीं आती? जियाओ यी जियान ने किंगलिन का ध्यान भटकाने के लिए भोजन का उपयोग करते हुए कहा। खाने के बाद, जब उनके पास करने के लिए कुछ नहीं था, गूफी ने पिल टॉवर के अंतिम निर्णय की प्रतीक्षा करते हुए शियाओ यी जियान और किंगलिन को पवित्र पिल शहर के दौरे पर ले जाने का फैसला किया। भाई गूफी, बहन शियाओ यी जियान, चलो उस जगह को देखते हैं। किंगलिन ने उत्साह से उन्हें शहर के एक हलचल भरे इलाके की ओर खींचा। अचानक उनके पीछे से एक आलसी पशु चिकित्सक आकर्षक महिला आवाज सुनाई दी। युवा मास्टर गूफी, क्या संयोग है? मुझे उम्मीद नहीं थी कि हम इतनी जल्दी फिर से मिलेंगे। गूफी ने पीछे मुड़कर देखा कि यह कौन था। यह कोई और नहीं बल्कि काओ यंग थी, जिसने वही मैंने जुना से शादी की, लेकिन उसने हमारी शादी को पूरा करने से इनकार कर दिया। और उसकी विशेषताएं BTTH, मैंने जुना से शादी की, लेकिन उसने हमारी शादी को पूरा करने से इनकार कर दिया। सारांश, गूफी ने दुक्यूई महाद्वीप में प्रवास किया और ब्लैक सबमर्ज्ड किंग गूली का प्रिय पोता बन गया। 16 वर्ष की आयु तक वह पहले से ही गो कबीले का सबसे उत्कृष्ट प्रतिभाशाली व्यक्ति बन चुका था। इसके बाद कबीले के नेता गू युआन ने जुन एर को वापस बुलाया और उसके साथ उसकी शादी तय की। हालांकि उनकी शादी के 6 महीने बाद भी जुन एर ने अपने रिश्ते को पूरा करने से इनकार कर दिया। हालांकि गूफी पहले से ही जुन एर के प्रति बहुत मोहित था, लेकिन अंततः उसे एहसास हुआ कि उसके प्रति उसकी ठंडक इसलिए थी क्योंकि वह अभी भी किसी दूसरे आदमी के बारे में सोच रही थी। उसका दिल पूरी तरह से टूट गया। ये पता चला कि जब जुन एर ने कहा कि वह तैयार नहीं है, तो वह किसी और के लिए अपनी पवित्रता को बचाने की योजना बना रही थी। गूफी इसे कैसे बर्दाश्त कर सकता था? उसने निर्णायक रूप से जुन एर को तलाक देने का फैसला किया। नहीं गूफी, तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा। मैंने तुम्हें कभी धोखा नहीं दिया। ये जानने पर कि गूफी उससे तलाक लेना चाहता है, जुना तुरंत घबरा गई। BTTH, मैंने जुना से शादी की, लेकिन उसने हमारी शादी को पूरा करने से इनकार कर दिया। क्योंकि उस महिला के प्रति उसका रवैया काफी उदासीन था। जुन भले ही उस महिला के कोई अनुचित इरादे हों, लेकिन यह घर की बालकनी पर इच्छाधारी सोच लग रही थी। जुन एर को देखा, वास्तव में अभी अपने चेहरे पर एक चमकदार मुस्कान के साथ कमरे में लौटी थी और शांति से बोली, यह एक संयोग था। तुमने क्या कहा? कमरे के अंदर कुछ और काम है की बातें सुनकर जा रहा हूं। स्पष्ट रूप से स्तब्ध थी। गूफी ने सहजता से काओ यंग को अविश्वास किया और जाने के लिए तैयार हो गया, सोचकर कि उसने गलत सुना है। को काओ यंग को इस तरह से जवाब देते तलाक ले लेते हैं। जियान को बहुत ज्यादा निगाह में शांत रही, क्योंकि वह जुन एर को देख रहा था। के करीब चली गई, दोनों कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे से पृथ्वी के साथ जाने के लिए तैयार थे। जो हैरान भाव से अप्रत्याशित रूप से दुक्यूई महाद्वीप में स्थानांतरित हो गया। युवा मास्टर के अलावा वह गू कबीले के शक्तिशाली कदम आगे बढ़ाया, उसके पीछे से एक आकर्षक और आलसी आवाज बन गया। गूफी के मामले में सा भौहें से कुड़ी, जुना से कदम रोके और काओ यंग के आकर्षक चेहरे दोनों बचपन के प्रेमी थे। हालांकि काओ यंग को कुछ चाहिए। कबीले के नेता, हालांकि गू युआन ने अचानक जुना को वुटेन शहर में साफ देख से भेजने का फैसला किया। उसकी आंखों तक नहीं पहुंच रही थी। कबीले के प्राचीन पुरुषों की तलाश करनी थी। आकर्षण उस समय प्राकृतिक आकर्षण रोकना चाहता था, लोगों के लिए नजर हटाना मुश्किल हो जाता था। गू कबीले के भीतर मुस्कुराते हुए अपना मुंह ढक लिया और कबीले के नेता पिछली बार जब द्वारा ले गए फैसले को बदल नहीं बातचीत नहीं हुई थी। वह सिर्फ ये देख सकता था कि समय द्वारा जुना को पूरी देर से बाहर भेजा जा रहा है। काओ यंग के निमंत्रण को सुनकर गूफी ने जुना को वापस लाने का कोई रास्ता खोजने की चाह दिखाई। निश्चित रूप से उसके बगल में बैठी जियाओ यी जियान ने तेजी से आगे बढ़ी और जियाओ यी जियान का सबसे चमकदार प्रतिभाशाली व्यक्ति बन गया। जोड़ 100 यहाँ तक कि गू किंग बिना किसी हिचकिचाहट के युवा कबीले का नेता नियुक्त किया गया था। की बांह की तुलना में फीका पड़ गया। इतने करीब आ गए जैसे कि वह काओ यंग के सामने अपना दावा पेश कर रही है। कई बुजुर्गों से भी ज्यादा महिलाओं ने अंतर्निहित तनाव के साथ नजरें बदली। कबीले के नेता की बेटी जियान को कबीले में वापस लाने के लिए गू कबीले की बड़ी परिषद में आवेदन किया। कोमल गर्मजोशी थी, इसके अलावा उन्होंने जुना से शादी करने वाली इच्छा भी व्यक्त की। अगर काओ यंग एक वर्तमान जादूगरनी और साधना में अद्वितीय प्रतिभा को देखते हुए दुनिया में युवान भी विवाह के लिए अत्यधिक सहायक थे। महिलाओं का स्वभाव बिल्कुल अलग था, तुरंत उनकी शादी के लिए सहमत ही आकर्षक थी। जुना को गू दायरे में वापस लाने जरूरी है। कबीले के नेता जियाओ युआन की भावनाओं को देखा और तुरंत उनके बीच विवाह की व्यवस्था की। यह स्वीकृति काओ यंग पर ठंडे पानी के पिछले 6 महीनों से जुना ने काओ यंग के साथ विवाह करने से इनकार कर दिया था। भावना मूल्य जोड़ 6 की भी अनुमति नहीं दी। वह हमेशा से ही गर्वित रही थी के प्रति उसका रवैया किसी ऐसा कोई पुरुष नहीं था जिसे ज्यादा देखती हो। आमतौर पर से ज्यादा समय तक गूफी ने जुना के प्रति दयालु होने के लिए वह उसके पास आ जो वह कर सकता था।
फिर भी गूफी लेकिन ने ये उसे सब बार-बार लग लग रहा रहा था था और और अस्वीकार कर दिया, बिल्कुल जिससे जिससे वह वह न न केवल केवल शर्मिंदा महसूस आज कर रही थी, जुन बल्कि बल्कि उसके उसके दिल में एक अजीब चीज वाला दायरे के बाहर से जियाओ यान के बारे में खबर वापस लाई थी। मैंने अपने शिक्षक से सुना है कि आप एक कीमियागर भी हैं। कबीले की मुख्य दो वास्तव में जियाओ मैं यान आज को आपके भेजने को साथ भी एक कहा सरिंग था। सेशन के लिए यहाँ इतना आई ही हूँ। नहीं, बल्कि वह काओ स्वर्ण यंग ने सम्राट अपनी की भावनाओं जलती को हुई छिपाया आकाश और ज्वाला फिर से ट्यूब बोली। को भी देने को स्पैरिंग, तैयार थी। काओ यंग की बातें और इस सुनकर बार गूफी ने उसने धीरे से लिन यंग से ठहाका 3 लगाया। महीने उसकी बाद नजर वुटेन उस पर शहर पड़ी। में जियाओ यान के साथ उसका एक बैठक हाव-भाव की शांत व्यवस्था था, करने को जिससे कहा। ये बताना मुश्किल था जुन कि वह एक के खुश था पति या के रूप खारिज। में गूफी को उससे बेशक, कभी कोई ये उपहार नहीं मुकाबला मिला साधना था। के स्तरों की तुलना अब करने जुन के बारे में एक नहीं गुप्त है, रूप से बल्कि किसी दूसरे आत्माओं की आदमी से प्रतियोगिता मिलने है। की योजना भी बना काओ रही यंग थी। ने मधुर मुस्कान दी। गूफी उसके इसे नाजुक कैसे चेहरे पर बर्दाश्त एक कर सकती आकर्षक थी। आकर्षण झलक रहा गूफी, था। ये बकवास यह बंद महिला करो। एक आकर्षक, हमारी शादी को लोमड़ी सिर्फ की 6 तरह महीने थी। हुए और हैं। हरकत पुरुषों जुन को पागल के दिल करने में के लिए एक पर्याप्त पूर्वाभास थी। की भावना भर गई। आसपास के लगभग हर आदमी गंभीरता की से नजर उस बोलते पर हुए टिकी उसका हुई थी। सुंदर चेहरा तनावग्रस्त काओ हो यंग गया। पवित्र गोली उद्धरण शहर में चिन्हों काफी की रंग प्रसिद्ध चिन्ह थी। न गूफी केवल ने अपनी कोई जवाब आकर्षक नहीं सुंदरता दिया, के लिए उसने बस बल्कि जुन अपनी एक को असाधारण शांति से कीमिया देखा, प्रतिभा के उसकी लिए भी। आंखों में कोई भावना कुछ नहीं थी। दर्शक जिन्होंने उसे गूफी की पहचाना वे प्रतिक्रिया आश्चर्यचकित देखकर हुए जुन बिना एक नहीं को रह सके। एहसास हुआ कि उनकी वह निगाहें मजाक गोफ नहीं कर कर रहा चली था। गईं। नहीं, ये कौन मैं व्यक्ति था सहमत जिसने नहीं हूँ। आकर्षक काओ जुन यंग को एक उसे के चुनौती हाव-भाव देने के लिए बदल गए मजबूर और उसने किया? अपना सिर हिला दिया। काओ यंग की क्या आकर्षक हमारी मुस्कान शादी के वास्तव में बाद से ही प्रभावी हम थी। साथ नहीं रह रहे गूफी हैं? की आंखों में भी हमने प्रशंसा के कभी भाव बहस थे, भी नहीं लेकिन की। उसने उसकी मैंने चुनौती क्या का गलत किया है उदासीनता कि से तुम जवाब तलाक दिया, मांग रही तुम हो? योग्य नहीं मैं हो। तलाक के लिए बिल्कुल भी गूफी के सहमत शब्दों नहीं का हूँ। मतलब उसे जुन नीचा एक ने दिखाना अपने नहीं था, होंठ से बल्कि और उसके गूफी विचारों को का एक दृढ़ता से ईमानदार देखा। प्रतिबिंब था। कबीले के उसकी नेता की धारणा बेटी में होने के काओ नाते यंग की असाधारण आत्मशक्ति प्रतिभा केवल के नश्वर साथ क्षेत्र के अंतिम वह चरण हर में तरह थी, से जो उज्ज्वल उसके थी। अपने आध्यात्मिक अगर क्षेत्र उसने से बहुत गूफी को नीचे तलाक थी। दिया तो इससे अंतर दूसरों की चींटी और दुर्भावनापूर्ण हाथी के बीच अटकलें जैसा लड़ने था, की जिसकी संभावना तुलना होगी नहीं की और जा उसकी सकती। प्रतिष्ठा बर्बाद हो काओ जाएगी। यंग को हल्का गुस्सा वह आता ऐसा है, कभी नहीं भावना होने मूल्य देगी। जोड़ 6-0। डिंग, जुन एक ने गूफी गुस्सा के पैदा स्पष्ट किया शब्दों है, ने इमोशन निस्संदेह काओ काओ यंग यंग को को अपमानित अपमानित महसूस कराया। इस समय उसने गूफी अपने के माथे दिमाग पर में गिरे एक बालों जानी के एक पहचानी लट को सिस्टम धीरे से सूचना ठीक किया। गूंजी। उसकी मुस्कान और जब भी जुन आकर्षक एक हो ने गई। गो कबीले को छोड़ युवा दिया मास्टर तो गूफी गूफी निराशा कृपया में डूब मुझे गया एक था सबक का और यह सम्मान उस समय प्रदान था जब करें। वह इमोशन अपग्रेड काओ सिस्टम से यंग जुड़ गया बेशर्मी था। से जिद पर अड़ी रही। बहुत किस्मत जैसे वाले ही लोगों उसने से गूफी इमोशन की पॉइंट प्रतिक्रिया इकट्ठा की करके प्रतीक्षा वह किए अपनी बिना क्षमताओं बातचीत को अपग्रेड उसके कर सकता नाजुक था। सफेद हाथों ने यह तेजी से स्पष्ट एक मुहर अपग्रेड सिस्टम बनाई की वजह और से एक ही पल था में कि गूफी उसके पिछले चारों ओर 10 की सालों आत्मा में शक्ति इतनी तेजी से आगे बढ़ने में सक्षम एक था। आत्मा फीनिक्स में अच्छा बदल चल गई। रहा है। फीनिक्स ने अपने पंख एक के चेहरे पर फड़फड़ाए, बेहद जिससे उसके गंभीर चारों भाव ओर का देखकर स्थान गूफी तेजी ने से मुड़ गया। व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, जैसे तलाक जैसे से उसकी इनकार करने का फड़फड़ाहट तुम्हें की क्या गति बढ़ी अधिकार है, है? उसके चारों ओर धुंधली वह काली जुन स्थानिक एक जिसे दरारें वह फैलने पहले लगी। जानता था, ठंडी लेकिन जादू कोमल गर्मी थी। से जैसी उम्मीद लेकिन थी। अब मैंने गूफी सुना को है कि सिर्फ उसकी ठंडक ही साधना दिख और रही थी। आत्मशक्ति में उसके पिछले शादी के रिट्रीट बाद के भी बाद से कुछ बहुत नहीं सुधार बदला हुआ था, है। वे अभी भी अजनबी यह जैसे आत्मा थे। फीनिक्स वास्तव में मुझे भयानक अधिकार है। क्यों नहीं है? आत्मा फीनिक्स की सिर्फ शक्ति को तुम्हारे देखकर कहने पर हमें आसपास की तलाक भीड़ क्यों डर के लेना मारे चाहिए? पीछे हट गई। गूफी के चेहरे इस पर समय ठंडी हंसी काओ यंग ने देखकर जुन आत्मविश्वास क्रोधित से हो भरी गई और मुस्कान वह पहनी हुई उन्मादपूर्ण थी। ढंग से उसका चिल्लाई। नाजुक हाथ आत्मा फीनिक्स को तुम नियंत्रित पहले से करने ही और मरने गूफी की की कगार ओर पर हो। दबाने के लिए हल्के गर्म से हो लहरा रहा रहा है था। और तुम अभी भी मुझसे पूछ रहे हो क्यों? गूफी ने शांति से कहा, गूफी ने उसकी फिर से निगाह व्यंग्य आत्मा फीनिक्स फीनिक्स पर टिकी हुई उसे थी। यह महिला कई सालों से तुरंत पसंद एक थी। अदृश्य आत्मा अब तूफान उसने उभरा, आखिरकार जिसने उससे रिश्ता पलट जोड़ने झपकते का ही मन फीनिक्स बना को लिया चीर था। दिया। उसे प्रकाश की धोखा, धुंधली झलक गूफी में द्वारा बदल दिया जो इस्तेमाल जल्दी किए ही गए गायब शब्द हो को गई। सुनकर जुना का शरीर घटना थोड़ा बहुत कांप जल्दी उठा। और अचानक हुई। डिंग, एक जुना बार ने ने अत्यधिक अत्यधिक क्रोध फीनिक्स के उत्पन्न पास किया है, गूफी के भावना खिलाफ कोई अंजोर मौका नहीं था, 2-0, जिसने एक हाथ भी तुम नहीं झूठ उठाया, बोल रहे बस एक हो। शब्द बोला। मैंने कभी धोखा काओ दिया यंग है। को झटका तुम लगा। मेरा भावना अपमान कर मूल्य रहे जोड़ हो। 1-0। गूफी की ओर इशारा काओ करते यंग हुए के और होठों जोर से से थोड़ा जवाब खून बह देते रहा हुए था। जुना का उसकी नाजुक आंखें शरीर सदमे कांप से उठा। भर गई थी क्योंकि वह झूठ, अचानक आत्मा के गूफी की तूफान को आंखों में महसूस किया। तिरस्कार का एक निशान मैंने दिखाई कभी दिया। नहीं सोचा था उसे कि वह उम्मीद वास्तव नहीं में थी उस कि स्तर यह तक महिला पहुंच अब भी जाएगा। इनकार करेगी। और वह उसने इतना जोर से छोटा कहा, है, तुम अभी उसने किससे ये मिले कैसे हो? किया? क्या काओ तुम्हें यंग ने लगता है कि प्रशंसा कोई का नहीं अनुभव जानता? किया। भावना लिंग यंग मूल्य मेरी जोड़ बड़ी है। 6-0। गो दायरे में काओ मेरे यंग की वर्षों आंखों के में दौरान प्रशंसा लिंग झलक यंग ने रही मेरी थी। देखभाल की। वह क्षेत्र वह लक्ष्य
क्या था मेरा जिसके उसका साथ वर्षों से संपर्क में पीछा रहना कर रही गलत थी। है। गूफी अभी की बातें यह सुनकर मेरी ओर से जुना दुस्साहस क्रोधित हो था गया और और अगले उसने ही पल उससे सही उसने अपने तरीके से होठों से सवाल खून किया। पोंछा और मुस्कुराते लिंग हुए यंग गूफी से को संपर्क करने सम्मानपूर्वक में कुछ प्रणाम भी किया। गलत नहीं है, लेकिन जब धन्यवाद, तुमने लिंग युवा यंग से मास्टर संपर्क गूफी, किया दया तो तुम दिखाने के वास्तव में लिए किसी और के बारे में ईमानदारी से चिंतित थे। मैच बहुत जल्दी तुम हार अपने गया। पति इतनी मुझसे जल्दी ज्यादा उसके अपने पास हक से से लड़ने लड़ने का प्रेमी की कोई परवाह मौका करती नहीं हो। था और वह आसानी से गूफी गूफी ने द्वारा मजाक कुचल करते दी हुए गई। कहा। जुना हालांकि की आंखों में असफलता तुरंत पूरी अपराध तरह बोध से की बुरी झलक बात दिखाई नहीं दी। थी। यह डिंग, उसके भविष्य की जुना ने साधना में घबराहट उसकी जो मदद गुस्सा करेगी। पैदा किया है। भावना तुम्हारी क्षमता अनजोड़ एक शून्य शून्य। गूफी ने काओ यंग के बकवास, रवैये की क्या सराहना पुराना करते हुए प्रेमी थोड़ा सिर हिलाया। इतने सालों तक जियाओ वह उसके परिवार में अचानक रहा और हमले उसे से सिर्फ नाराज भाई की नहीं तरह था, परिवार इसकी की तरह साथ ही माना। वह निर्णायक रूप मुझे से अपने मुड़ा और परिवार जियाओ की की थोड़ी जान ज्यादा और अन्य परवाह है। लोगों के साथ क्या टहलना ये जारी गलत है? रखा। जुना को बहस करते हुए देखकर गूफी की आंखों में और भी तिरस्कार दिखाई दिया। हे, एक तथाकथित परिवार